हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन जहां पे हम लोग एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के रिगार्डिंग आपकी सभी क्वेरीज को हैंडल करने वाले हैं। इस वीडियो का जो मेन मोटिव रहेगा वो रहने वाला है कि पिछले 5 सालों के कुछ सिलेक्टेड मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस की एनालिसिस, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है, कंक्लूजन कैसे लिखी जाती है, ओवरऑल आपका आंसर किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा मैं यहां पे बात करने वाला हूं सिलेबस के बारे में। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सोर्सेज को रेफर करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जा चुकी है, आप उसको भी जाके देख चुके हो। जो बच्चे उस वीडियो को पहले देख चुके हैं वो इस वाले पोर्शन को यहां से स्किप कर सकते हैं, अब सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे आ सकते हैं। जिसने नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, और क्योंकि बाद में हम लोग पीवाईक्यूज करने वाले हैं, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। इससे पहले भी मैं डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चंस की एनालिसिस करवा चुका हूं आपको। किसी ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके उसको भी जरूर देखें, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद बहुत सारी चीजें आपके माइंड में यहां पे क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा इकोनॉमी का अलग से और पॉलिटी का अलग से और भी जितने सब्जेक्ट आपके पास, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है या फिर सोसाइटी वाला पोर्शन है, आपका सोशल जस्टिस वाला पोर्शन है, इवन जीएस पेपर 4, इन सभी की एनालिसिस हम लोग आपको करवाने वाले हैं। तो इस चैनल पे आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जर्नी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि आप और हम मिलके एक बहुत बढ़िया रिजल्ट यहां पे लेके आने वाले हैं। खैर, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। दोस्तों, हमेशा ही मैं या फिर सभी फैकल्टी आपको एक चीज बोलते हैं, आपका जो सबसे बड़ा गाइड होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका सिलेबस। बहुत सारे बच्चे कई साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी इनको ये नहीं पता चलता कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो अगर आप भी इसी डाउट में हो कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो इसके लिए बस आपको 2 चीजें करनी है। एक तो आपको अपना सिलेबस जानना है, दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पहचानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम योर सिलेबस। आप उसको ही पढ़िए, उससे बाहर फालतू की चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, वो टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा डीप जाना है तो उसके लिए आप पीएचडी कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ आपको जनरल इंफॉर्मेशन की ही रिक्वायरमेंट है। जनरल अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है और उसकी जनरल सी अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है कि उस इंफॉर्मेशन का आपकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, एवरीडे एप्लीकेशन उसकी क्या है, ओवरऑल सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट करता है, कौन कौन सी उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं और कैसे सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हैं, इतना आपके लिए काफी है। बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो जिन बच्चों को पीएचडी करना है, बहुत जाके डीप जाके पढ़ना है, उनके लिए एग्जाम नहीं है। एग्जाम ये आपको जनरल स्टडीज का एग्जाम है, मतलब सामान्य ज्ञान। यूपीएससी खुद कहता है कि अगर आपको हल्की फुल्की नॉलेज है, चीजों की समझ है, तो आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हो। पहली बात तो ये। तो जो जैसे आपके कॉलेज में, स्कूल में सिलेबस होता है ना, उसी तरह से यूपीएससी ने भी आपको सिलेबस दिया हुआ है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन उस सिलेबस को क्या, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, ये कई बार कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट हो सकता है। राइट? जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, उसने ये नहीं बोला कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, उसने सिंपल सा लिख दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक पढ़िए, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अब उससे तो नहीं पता चल सकता। इसी तरह आपका जो एनवायरमेंट का सिलेबस है यहां पे, उसके अंदर उसने सिर्फ 3 चीजों का जिक्र किया है: कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, और साथ में एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये 3 सेशन उसने बोल के छोड़ दिया है। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको पता करना है कि इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, आपके सिलेबस को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए ये तो मेजर टॉपिक है ना। इस मेजर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ने हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट वाले चैप्टर में ऑलरेडी, उस वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वाला क्वेश्चंस करवा चुका हूं, तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, टच नहीं करेंगे। किसी को अगर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट वाला देखना है तो वो जाके आप वहां पे क्लियरली देख सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट वाले में ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। सीधा सा आपके सामने, अगर आप शंकर आईएएस पढ़ते हो तो शंकर आईएएस में एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट वाला चैप्टर है, आप उसको सीधा सा पढ़िए। उसके जो 7-8 डायमेंशंस होती हैं उसको अच्छे से कवर कर लिए, उसका क्रिटिसिज्म तैयार कर लीजिए, एनवायरमेंट असेसमेंट आपका हो जाएगा। इतना काफी है, स्टैटिक पोर्शन ही आता है आपका एग्जाम में ज्यादा। खैर,
तो कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इसको हम यहां पे अगर डीकंस्ट्रक्ट करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है ये थोड़ा सा देख लीजिए। कंजर्वेशन में आपको बेसिकली पढ़ना रहता है सारी की सारी चीजें जो आपकी बायोडायवर्सिटी के रिगार्डिंग होती हैं। ठीक है, बायोडायवर्सिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसकी आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, बायोडायवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, उसके लॉस होने के रीजन कौन कौन से हैं, कौन कितने टाइप होते हैं कंजर्वेशन के, इन सिटू, एक्स सिटू, इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट क्या होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस हैं हमारे पास, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को जो एक्ट है, जैसे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट हमारे पास है, या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, या और भी एक्ट है, उन एक्ट को आपने पढ़ना है, उन एक्ट का क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है, उन एक्ट के प्रोविजंस भी आपको पढ़ने हैं, कौन कौन सी बॉडीज हैं इंडिया में जो कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं, उन बॉडीज की के बारे में आपने पढ़ना है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट कौन कौन से हैं, ग्रुपिंग्स कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो कंजर्वेशन का अगर आप इतना भी पढ़ लोगे ना, इतना भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट यहां पे हो जाएगा। उसके अलावा जो सेकंड पोर्शन आपका आता है वो आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो इसमें पोल्यूशन वाले सारे सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं, जिसमें टाइप ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स कहां से उनका ओरिजिनेट होता है, कौन कौन से पोल्यूटेंट्स का क्या इंपैक्ट होता है, एरिया वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि इंडिया में कौन से एरिया में ज्यादा पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं, कौन से पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं। उसका इंडस्ट्री से आप रिलेशन कर सकते हो, एग्रीकल्चर से उसका रिलेशन कर सकते हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से उसका रिलेशन कर सकते हो, डेजर्टिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, एसिड रेन वगैरह, ये सब आपको यहां पे पढ़ना पड़ता है क्योंकि रेगुलरली आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी बॉडीज हैं इंडिया में जो एनवायरनमेंट को उसको कम करने के लिए उसको कम करने के लिए जो बना रखी है हम लोगों ने गाइडलाइंस कौन सी हैं हमारे पास, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना रहता है एनवायरमेंट पोल्यूशन वाले के अंदर। डिग्रेडेशन में वही आपका डेजर्टिफिकेशन वगैरह हो गया या सोइल डिग्रेडेशन होता है ना, जो ड्रोट्स होते हैं वो थोड़ा आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन वाले चैप्टर में करनी रहती हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, इसके लिए मैं अलग से आपको करवा चुका हूं डिजास्टर मैनेजमेंट वाले में, तो आप उसको यहां पे जाके देख सकते हो। बेसिक इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे इसका मीनिंग जानना है, जो इसकी प्रोसेस होती है यानी कि इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, 8 प्रिंसिपल होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को जो हमारी गाइडलाइंस हैं उसके रिगार्डिंग वो आपको पता होनी चाहिए। तो सॉरी, इतनी सी चीजें आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा 2006 में हमारे पास जो नोटिफिकेशन था EIA वाला, 2020 में जो गाइडलाइन ड्राफ्ट गाइडलाइंस आया था, उसके बीच में क्या डिफरेंस रहता है, क्या क्या चेंजेस हैं, उसके क्रिटिसिज्म को अगर आप पढ़ लोगे दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के लिए आसान सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। खैर, तो ये आपका यहां पे हो जाता है पूरा एनवायरमेंट के रिगार्डिंग टॉपिक्स। उसके अलावा जो बायोडायवर्सिटी वाला चैप्टर था, वहां पे जो कंजर्वेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो आपके जो प्रोटेक्टेड एरियाज है, नेशनल पार्क्स वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या जो भी हैं, वो आपको वहां पे पढ़ने रहते हैं। उसके अलावा जो बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने चला रखे हैं, जैसे मान लो राइनो मिशन चला रखा है, हाथी मेरे साथी है, प्रोजेक्ट टाइगर है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट आपको वहां पे कंजर्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ने रहते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो नेशनल कन्वेंशन, ठीक है, वो आपको पढ़ने रहते हैं रिगार्डिंग पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, वो सारी सारी चीजें, ठीक है। तो आपका सारा वहां पे कवर हो जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हालांकि इसने 2-3 वर्ड बता रखे हैं, लेकिन इसमें आपकी बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूं क्योंकि मैं ये आपको पहले दूसरे सेशन में करवा चुका हूं। तो हमारा ज्यादा फोकस किसके ऊपर रहने वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाला है, जहां पे हम लोग काफी अच्छा खासा टाइम दूंगा मैं आपको, एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर हम लोग प्रीलिम्स या फिर मेंस दोनों की अगर बात करें, हालांकि ज्यादा बात हम लोग आज की चैप्टर में तो मेंस की ही करने वाले हैं क्योंकि प्रीलिम्स वाला ऑलरेडी मैं को करवा चुका हूं। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, आप ये चीजें को ऑब्जर्व करोगे कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो बेसिकली इन 6 डायमेंशन से कवर किए जाते हैं। इससे बाहर किसी डायमेंशन से, एनवायरमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इकोलॉजी क्या होती है, सक्सेशन, फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड, ट्रॉफिक लेवल्स, वो इस तरह की कुछ बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अलग अलग तरह की जो हमारे पास इकोलॉजिकल जो इंटरेक्शंस होती हैं, जिसमें म्यूचुअलिज्म है, कमेंसलिज्म है, कंपटीशन, वो बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स वो आपसे पूछेंगे। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसको आप इजीली अपनी एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो। जो 12th की स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी होती है आपकी बायोलॉजी वाले चैप्टर, जिसमें बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी होती है, जिसमें आपको जो है चैप्टर 13, 14, 15, 16, 17, वो वाले चैप्टर से आप इनको बेसिक चीजों को इजीली कवर कर सकते हो। तो इसमें इससे ज्यादा कुछ स्कोप बनता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको कंसर्न से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में,
ठीक है, वो कंसर्न किसी चीज के भी रिगार्डिंग हो सकते हैं। वो आपका बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग कंसर्न होते हैं, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉल्यूशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कुछ कुछ चीजें यहां से आपसे पूछी जाती हैं। सोइल डिग्रेडेशन के बारे में वो पूछेगा। तो अलग जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं आपके, इवन वो आपसे जो है रिहैबिलिटेशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। जो डेवलपमेंटल हम लोग जैसे वो ग्लेशियर मेल्टिंग के बारे में क्या, हिमालय का क्या कंसर्न है, वेस्टर्न घाट्स में क्या कंसर्न है, इकोलॉजिकल कंसर्न्स क्या क्या हैं, ठीक है। सैंड माइनिंग के रिगार्डिंग जो कितने भी टाइप के आपके पास कंसर्न है एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, जो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं बेसिकली, वो कौन कंसर्न्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जो अर्बन फ्लडिंग के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, वेटलैंड का जो डिग्रेडेशन होता है वो कंसर्न के बारे में आपसे पूछ सकता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की तो खैर बात हम लोग बहुत पहले से करते हैं। हीट आइलैंड के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मीथेन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, परमाफ्रोस्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो और माइनिंग रिलेटेड जो कंसर्न है एनवायरमेंट को लेके, उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बेसिकली जो भी कंसर्न आपके सामने होते हैं, तो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कंसर्न वाले बेसिस पे होते हैं। तो यहां पे आपको उसका कॉज बताना पड़ता है, कंसर्न्स बताने पड़ते हैं, और फिर आपको यहां पे सॉल्यूशन भी बताना पड़ता है। तो जब आप अपने नोट्स तैयार करोगे तो वहां पे ये कम से कम 2-3 डायमेंशन कवर होनी चाहिए आपके नोट्स में। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, वो पूछे जाते हैं स्टेप्स ऑन द नेशनल लेवल। कंसर्न की बात हम लोगों ने कर ली, अब भैया कंसर्न का सॉल्यूशन भी तो ढूंढो। वो सॉल्यूशन कहां ढूंढा जाएगा, जब हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, तो एक्ट्स हैं या जो बॉडीज हैं, जैसे आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इस तरह की एक बॉडी हमारे पास है। सफर जो है वो हमारे पास एक बॉडी है। उसके बाद आपका कुछ नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो अथॉरिटी है वो आपके पास एक बॉडी है। ठीक है, तो ये जो बॉडीज बना, बायोडाइवर्सिटी जो बोर्ड हमारे पास है वो है आपके पास एक बॉडी है। तो जितनी भी एक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमारे पास है, फॉरेस्ट एक्ट हमारे पास है, राइट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपके पास है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, एनजीटीबी है। तो ये जो बॉडीज हैं और जो एक्ट हैं नेशनल लेवल पे, उसको आपने यहां पे पढ़ना है। ठीक है, यहां से बेसिकली सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन बॉडी का वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में वो आती है, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके प्रोविजंस क्या हैं, उन प्रोविजंस का जो है क्रिटिसिज्म भी आप पढ़ सकते हो, और उसको इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इतना भी चीजें अगर आप पढ़ लोगे ना, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर कंटेंट। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा। उसके अलावा जो चौथे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछेगा, एजेंडा 21, पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं, चाहे वो ओजोन को लेके हो, चाहे वो आपका किसी और पर्टिकुलर पर्टिकुलर मैटर्स को लेके हों, चाहे वो आपका परसिस्टेंट मैटर्स को लेके हों, केमिकल्स को लेके हों, कोई भी इस तरह की जो कन्वेंशन है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी जैसे स्टॉकहोम हो गया, नगोया हो गया ना, ये सारी की सारी कन्वेंशंस और आपको जो है पढ़नी रहती हैं। क्योटो, पेरिस, है ना, ग्लासगो, वो सब उसके अंदर आ जाता है। तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों आपसे पूछ सकता है। पांचवें टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिगार्डिंग, वो पूछे जाते हैं प्रोटेक्टेड एरिया के रिगार्डिंग। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई आपकी, टाइगर रिजर्व्स हो गए, आपका एलिफेंट रिजर्व्स हो गए, पर्टिकुलर कोई बायोडाइवर्सिटी जो रिजर्व है उसके, बायोस्फीयर रिजर्व है, उनके बारे में, प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। इस तरह के सोशल फॉरेस्ट्री वगैरह का जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने पता करना है कि ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जो मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज आपके पास हैं उनका यूनिक फैक्टर क्या है, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज वहां पे ही पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ही पॉपुलर होता है ना, जैसे राइनोस के लिए जो है आपका पवित्रा हो गया, मानस हो गया। तो ये भी आपका पता लगाना है ना। जैसे कच्छ में जो है आपका वो एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं और कहीं मिलते नहीं हैं, राइट। तो इस तरह के, जैसे आपका नामदफा स्क्विरल के बारे में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, डुगोंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, चिंकारा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कोई पर्टिकुलर आपका जो प्रोटेक्टेड एरिया है ना, वहां से कोई स्पीसीज, वो स्पेसिफिकेशन है अगर उसकी, कोई माइग्रेटरी बर्ड्स वहां पे आते हैं, राइट, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है, स्पीसीज के बारे में, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर रिवर अगर फ्लो कर रही है, जैसे आजकल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफ़ी न्यूज़ में है, तो यहाँ से रामगंगा फ्लो करती है ना, जैसे पेरियार हो गया आपका, तो पेरियार टाइगर रिजर्व है, वहाँ से पेरियार रिवर फ्लो करती है। तो इस तरह की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी वहाँ पे होती हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे आपका एनवायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों कंबाइन हो जाते हैं। कोई पर्टिकुलर वेटलैंड वहाँ पे है स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है, या तो मॉन्ट्रियाक्स में हो, या फिर वो रामसर कन्वेंशन के अंदर में आती हो ना, या फिर इंडिया ने किसी को स्पेशल स्टेटस दिया गया हो, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। या फिर वहां पे कोई किसी के पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया में कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वो उस तरह की चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये आपके आंसर लिखने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ये और एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिखने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार ना बहुत सारे लोग, टीचर्स भी कई बार ऐसा बोल देते हैं कि मेंस में आपको ना फैक्ट्स याद करने की जरूरत नहीं है। मेंस में तो मैं कहता हूं प्रीलिम्स से भी ज्यादा याद रखने की जरूरत है, क्योंकि मेंस में आपको फैक्ट्स मेमोराइज नहीं करने हैं, आंसर आपके सामने होता है। अगर आपने उसको पढ़ा है ठीक ठाक से, तो वो क्लिक कर जाता है देखने के बाद कि अच्छा ये सही आंसर लग रहा है। मेंस में आपको अपनी मेमोरी से प्रोड्यूस करना पड़ता है वो फैक्ट, और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली खाली जनरल स्टेटमेंट लिखने से कोई नंबर नहीं मिलते हैं। जब आप अपनी स्टेटमेंट को किसी एग्जाम्पल के साथ उसको बैक करते हो, सब्सटेंशिएट करते हो, तब आपको नंबर मिलता है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? इसीलिए जरूरी है, कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो चाहे वो आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज हो, या किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नामदफा स्क्विरल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, डुगोंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ओलिव रिडले के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, चिंकारा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। कश्मीरी स्टैग के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये टाइगर और एलिफेंट, ये तो खैर बहुत कॉमन हो गए ना, राइनोज के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर स्पीसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आपको कम से कम वो स्पीसीज तो जरूर पढ़िए जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं सॉरी, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, उसको पढ़िए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के जो शेड्यूल 1 में हैं और शेड्यूल 2 में हैं, कम से कम इनको तो पढ़ लीजिए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो शेड्यूल्स होते हैं उनका क्राइटेरिया पढ़ लीजिए। ये एग्जाम में आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, उसके प्रोविजंस, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। मेंशन द प्रोविजंस ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इंडियाज बायोडायवर्सिटी। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने प्रोविजन पढ़ रखे हैं तो सीधा सीधा वहां पे जाके लिख दो, आसानी सा क्वेश्चन बन जाता है। तो जहां तक क्वेश्चंस के नेचर की बात है और लैंग्वेज की बात है, क्वेश्चन पढ़ते ही मोस्टली क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या पूछना चाहता है आपसे। तो लैंग्वेज बिल्कुल भी टफ नहीं आती है क्वेश्चंस की, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है, और एक बार जब कॉन्टेक्स्ट समझ जाते हो तो स्ट्रक्चर बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सीधे क्वेश्चन आते हैं, ये जीएस पेपर 2 की तरह, पॉलिटी की तरह नहीं आते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चंस, सीधे क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। और जहां तक सोर्सेज की बात है, आप सबको पहले से ही पता है सोर्सेज कहां से पढ़ने हैं आपको, और ऑलरेडी मैं सेशन ले भी चुका हूं इस सोर्सेज के बारे में, तो आपने वो सेशन डेफिनेटली जरूर देखा होगा। जो सोर्स हमारे पास एक है, जो सबसे रिलायबल सोर्स है, हालांकि बहुत बेस्ट सोर्स नहीं कहूंगा इसको मैं, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो शंकर आईएएस ऐसा है जो मोर और लेस आपकी सारी डायमेंशंस कवर करता है। हालांकि जो आपके नेशनल पार्क्स वगैरह हैं या जो स्पीसीज ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो शंकर आईएएस से हैंडल नहीं होते, और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शंकर आईएएस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग दे रखी है फालतू की, तो वो आपको थोड़ा सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। और वो कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे तो उसे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज फालतू है, कौन सी आपको करनी है शंकर आईएएस से। तो एक वो आपके पास है। उसके अलावा जो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और उस न्यूज़पेपर के फिर रिगार्डिंग जो है आप करंट अफेयर की कोई मैगजीन पढ़ते हो, कोई भी पढ़ लीजिए, आप उठा लीजिए, फोरम आईएएस कर लीजिए, दृष्टि या विजन, कोई भी आपको जो ठीक लगे, आप उस मैगजीन को पढ़िए, ठीक है। और साथ के साथ आप जो है न्यूज़पेपर कवर करते रहिए। न्यूज़पेपर में कोई पर्टिकुलर स्पीसीज अगर न्यूज़ में है, या कोई पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया अगर न्यूज़ में है, ठीक है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन ऐसी हुई है अभी जहाँ पे काफ़ी स्टेक होल्डर है, एक इंडिया बहुत बड़ा, उस तरह की चीज़ें डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा वेबसाइट्स को आप रेगुलरली, मतलब हफ्ते में कम से कम एक बार तो कर ही लीजिए करो। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसकी वेबसाइट है, आपने वो कर लिया। कभी पीआईबी पे जाके कुछ देख लिया आपने वहाँ से, राइट। तो कुछ कुछ थोड़ा सा आप यहाँ पे भी देख लिया करो, ठीक है। चलिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो खैर आपको गाइड करेंगी टाइम टू टाइम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हम डेफिनेटली अपने यहाँ पे कर सकते हैं,
ठीक है, चलिए यही था शुरू वाला पोर्शन जो थोड़ा सा गाइडेंस वाला पोर्शन था। ज्यादा समय मैंने इसमें यहाँ पे लिया नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये सेशन मैं आपको करवा चुका हूं, तो मोस्टली बच्चे तो वहां पे देख ही लिया होगा। ठीक है, जिसने नहीं देखा है तो वहां पे जाकर डिटेलिंग में इसको देख सकते हो, अदरवाइज इतनी डिटेलिंग आपके लिए सफिशिएंट है। तो आपको भी किसी टॉपर के इंटरव्यू देखने की जरूरत नहीं है, कोई क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। आप एक अपना रूटीन और एक अपने सोर्सेज को फॉलो कीजिए, उनको ही बार बार रिवाइज करिए। कोई दुनिया में ऐसा सोर्स नहीं बना है जहां से यूपीएससी सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, अदरवाइज तो फिर यूपीएससी का रेलेवेंसी खत्म हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे मिलेंगे, चाहे आप कुछ भी पढ़ लीजिए वो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो बेस्ट हम लोग कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि जहां से हम ज्यादातर चीजें पढ़ सकते हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए चीजों की ओवरऑल, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और मेंस के पर्सपेक्टिव से। अब वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले वो हो जाता है, ठीक है। और वैसे 100 आउट ऑफ 100 आपको क्वेश्चंस करने भी नहीं है, तो ज्यादातर जो आपके 80-90% क्वेश्चन होंगे वो डेफिनेटली इन सोर्सेज से कवर हो जाएंगे। 100% क्वेश्चंस कहीं से कवर नहीं होते हैं। और अगर पेपर टफ बन जाता है तब की बात करो, अगर देखिए पेपर बहुत इजी अगर उसने बना दिया फिर तो कवर हो ही जाते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। खैर, तो ये थोड़ा सा रियलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। कोई दुनिया के कोई मंगल ग्रह से कोई सोर्स नहीं आता है, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसपास में से ही आपके जो यही गिने चुने सोर्सेज होते हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली बच्चे इन्हीं सोर्सेज को पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे इन्हीं सोर्सेज से ज्यादा क्वेश्चन हैंडल कर पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे इन्हीं सेम सोर्सेज को पढ़ के 50% क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्रोसेस है, या फिर क्वेश्चंस को समझने की जो हमारी प्रोसेस है, या फिर हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, वहां पे थोड़ी कमी रह जाती है। अदरवाइज सोर्सेज और सिलेबस यही होता है सभी के लिए। किसी का 1 रैंक आता है वो भी, और किसी का 4-4 5-5 बार में अटेम्प्ट क्लियर नहीं होता प्रीलिम्स, वो भी। सभी चीजें सेम लोग सभी पढ़ते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनकी जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई करते हैं, वो एक चैनलाइज्ड वे में करते हैं, रिवीजन बार बार करते हैं, और सीखने के पर्पज से करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग लाइक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से करते हैं। चीजों को कनेक्ट करना आपको आना चाहिए, सो दैट वुड बी इजी फॉर यू देन। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जिसका होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4-5 ईयर के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। हर क्वेश्चन तो मैं नहीं ले पाऊंगा डेफिनेटली, क्योंकि फिर तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे लूंगा जिसमें आपकी काफी सारी डायमेंशंस कवर होती हों, अलग अलग डायमेंशन कवर करेंगे। कोई एक्ट से उठाएंगे, कोई कंसर्न से उठाएंगे, कोई कन्वेंशन से उठाएंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे उठाने की कोशिश करेंगे, ताकि ओवरऑल आपको ये पता चल जाए कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, तो 2020, 2019, 18, यहाँ पे 6 जो आपका 17, 16 और 15, ये कुछ 5-6 साल के क्वेश्चन हैं, इसको हम यहाँ पे करने वाले हैं। खैर, तो 2020 के जो क्वेश्चन हम लोग देखें, इजी है। कोई भी क्वेश्चन 2020 में ऐसा नहीं पूछा गया जिसमें आपको ज्यादा दिमागी माथापच्ची करना पड़े। सीधे क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी बिल्कुल सीधी है, कंटेंट भी सीधा है, इजी है। तो इजी टू मॉडरेट भी नहीं है मैं तो कहूंगा, हालांकि आप लिख सकते हो कि इजी टू मॉडरेट लेवल है, बट मोर और लेस वेरी इजी पेपर। एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी यहाँ पे ठीक ठाक की है, अगर आपको डायग्राम्स बनाने की आदत है, फ्लो चार्ट्स बनाने की आदत है, और कुछ फैक्ट्स अगर आपको याद है अपनी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, देन मैं कहूंगा एनवायरमेंट वाला पोर्शन इज मच इजियर। इस साल काफी इजी रहा, पिछले सालों में भी देखोगे तब भी कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ पे है नहीं। खैर, देखिए पहला क्वेश्चन तो उसने सीधा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पूछ लिया, ये तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है, तो इसको तो करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आपका जो शंकर IAS है उसके अंदर EIA वाला चैप्टर है, उसको जाके सीधा पढ़ लो। इसके 7-8 डायमेंशंस होती हैं, उन डायमेंशन को अच्छे से पढ़ लो, एकदम टिप्स पे होना चाहिए। उसके अलावा उसके क्रिटिसिज्म को पढ़ लो, और जो ड्राफ्ट असेसमेंट जो हमारा था 2006 वाला और 2020 वाला, आप उन दोनों को जाके पढ़ लीजिए, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। और क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि 2-3 साल तो कम से कम इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछेगा नहीं EIA से रिगार्डिंग, एज लॉन्ग एज कोई बड़ा सरकार ने कोई ड्राफ्ट वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी वो पूछ चुका है, तो 2-3 साल ना अब आप फ्री हो सकते हो ऑलमोस्ट। खैर, जैसे अगला क्वेश्चन उसने पूछा, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान। सीधा क्वेश्चन, वही हम लोगों ने बात किया था, बॉडीज और एक्ट्स, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सेलिएंट फीचर जल शक्ति अभियान, सीधा सा गवर्नमेंट की स्कीम है ये। आप इसको GS पेपर 2 में भी कवर कर सकते हो गवर्नमेंट स्कीम से, क्योंकि जल शक्ति अभियान वहां पे भी कवर होता है, और यहां पे एनवायरमेंट वाले सेक्शन में भी कवर कर सकते हो।
ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए और वाटर सिक्योरिटी के लिए सरकार ने जो जल शक्ति अभियान चलाया, इसका सीधा सीधा प्रोविजन आपको बताना है कि भैया ये जल शक्ति अभियान है, ये इसके प्रोविजंस हैं और इस वजह से हमें यहां पे बेनिफिट होने वाला है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन, कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, देखिए आगे कहता है, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट टू कॉन्ट्रास्ट टू द कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन। सीधा क्वेश्चन, कोई बकवास नहीं, सीधी बात, नो बकवास। स्प्राइट पी के ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। कहता है कि जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं, आपका पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, नेचुरल गैस है, उनके अल्टरनेटिव में जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द सनलाइट, वो कैसे बेनिफिट है भैया? तो सीधा सीधा आपको बताना है कि कन्वेंशनल जो सोर्सेज थे उसका ये नुकसान है, सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है यानी कि सोलर से जो मिलती है उसका ये बेनिफिट है। इससे सीधा क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। आपको बस इतना, ये तो 10वीं क्लास के बच्चे को भी पता है कि इसके क्या बेनिफिट है। सर वो क्लीन होता है, वो सस्ता होता है, लॉन्ग टर्म होता है, वेस्टेज कम होता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। किसको नहीं पता ये चीजें? यही आपको लिखना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछता है व्हाट आर द इनिशिएटिव्स। अब इस मामले में, इस डायरेक्शन में, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स व्हिच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां पे आपको फैक्ट्स काम आते हैं, यहां पे आपको फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, कौन कौन सी स्कीम सरकार ने चला रखी है। ठीक है, नेशनल सोलर मिशन है हमारे पास, कुसुम है हमारे पास, ठीक है, अटल मिशन है हमारे पास, ज्योति मिशन है हमारे पास, राइट। तो जो भी मिशन है सरकार ने प्रोग्राम चला रखे हैं, आपको सीधा सीधा मेंशन करने हैं, बट ये आपको याद होने चाहिए, है ना, ये आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज तो यहां पे लिखने के लिए कुछ बचेगा नहीं फिर आपको। तो इस तरह से जो है यहां से, जैसे 2019 में कोस्टल एंड सैंड माइनिंग से क्वेश्चन आ गया, बहुत ज्यादा न्यूज में था। इटावा में बहुत ज्यादा सैंड माइनिंग हो रही थी, वहां पे इलीगली, वहां पे किसी को मार भी दिया गया था, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था, न्यूज में लगातार रहता था, इसलिए उसने एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया सीधा सीधा। तो इसकी जो इंस्पिरेशन ली जाती है क्वेश्चंस की, वो ली जाती है आपके करंट अफेयर से, लेकिन जो बेसिकली जो कंटेंट होता है वो ज्यादातर आपका स्टैटिक पोर्शन से ही लिखा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट तो खैर हम लोग प्रोवाइड करवा ही देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट को आप जाके देख सकते हो आसानी से, पूरा डिटेलिंग आपके लिए हम लोगों ने यहाँ पे होमवर्क किया हुआ है। हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं, हम लोग ये देखेंगे कि आंसर कैसे लिखा जाता है। और एक चीज आप यहाँ पे और नोटिस करोगे कि जो एनवायरमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मोर और लेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। Hardly anywhere in few questions you will find that there is little bit tweaking of the statements here and there. कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होता इन क्वेश्चंस में, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दो तरह के मिलने वाले हैं, या तो 150 वर्ड्स में लिखना होगा या फिर 250 वर्ड्स में लिखना होगा। जो क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखना रहता है, वहां पे जो आपको इंट्रोडक्शन लिखनी होती है, 15 से 20 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिखिए छोटी सी, 15 से 20 वर्ड में ही या 25 वर्ड में आप जो है कंक्लूजन लिखिए। तो 50 वर्ड जो है आपके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में चले जाते हैं। उसके बावजूद भी 100 वर्ड्स आपके कंटेंट लिखने के लिए आपके पास होता है, जिसमें आप पूरा बॉडी पार्ट लिखते हो, उसका स्ट्रक्चर बना के लिखते हो, हेडिंग सब हेडिंग जितने भी उसके पार्ट्स हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। और क्योंकि 100 वर्ड्स में आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिख सकते, तो दैट इज वाई यू डू नॉट नीड टू इलैबोरेट टू मच, because if you have like suppose 7 or 8 or 5 points, so you cannot elaborate every point, otherwise you will cross the word limit, है ना, and that is not a point, because you आपके पेपर पे साफ साफ लिख देता है कि भैया वर्ड लिमिट का ध्यान रखो। तो अगर आप उसने 150 वर्ड बोला है और उस आंसर को अगर आप 140 135 में 130 में भी आंसर कर देते हो तो क्या कोई नंबर नहीं कटते हैं। लेकिन अगर आप 150 वर्ड से 170 या 180 में लिखोगे तो डेफिनेटली आपका नंबर कटेगा। तो वर्ड लिमिट एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है। और कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं, सर कैसे पता चलेगा कितने वर्ड हम लोगों ने लिख दिए हैं, हम लोग क्या वहां पे काउंट करेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। जब आप रेगुलर क्वेश्चंस लिखना शुरू करते हो ना, तो एक तो आप अपनी नोटबुक में मत लिखा करो, जो सिंपल आपकी नोटबुक्स होती हैं, इस पे आंसर लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है सच। मार्केट में जाइए, वहां पे जो ब्लैंक शीट्स होती हैं, जो यूपीएससी वाले पैटर्न पे होती हैं, है ना, जो इस तरह से रहती हैं वो, ठीक है, इस तरह से शीट्स रहती हैं, जिसके साइड में जो मार्जिन होता है जैसा यूपीएससी में होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको अपना आंसर लिखना रहता है। तो इस शीट पे प्रैक्टिस कीजिए आप। अब जब इस पे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये पता चल जाएगा कि एक पेज के अंदर मैं कितने वर्ड लिखता हूं।
या लिखती हूं, ठीक है। और एक पेज के ऊपर जो है सिंगल पैराग्राफ तो लिखोगे नहीं, कम से कम 3 पैराग्राफ का स्कोप होता है। एक एक जो है पेज के ऊपर जो है 3 पैराग्राफ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 30 वर्ड के पैराग्राफ भी आपका इजीली बन जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पैराग्राफ पूरे पेज में डाल दिया तब नंबर कटेगा आपका। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लिखते हो, जो नॉर्मल फॉन्ट होता है, अगर आपका या तो बहुत छोटा या बहुत बड़ा फॉन्ट नहीं है, अगर आपका मीडियम साइज का फॉन्ट है तो 100 वर्ड्स में जो है 100 वर्ड्स के लगभग 95 105 इतने वर्ड्स आपके एक पेज में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो 1/3 है, 1/4 टाइप का, यहाँ पे जाके आपका इंट्रोडक्शन आपको कवर करना है। फिर आपको ये पता चल जाएगा बॉडी में, जब यहाँ तक पहुंचोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे 100 वर्ड्स हो चुके हैं। तो आपको ये पता है कि अगला जो पेज है उसके हाफ तक आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपके वर्ड्स जो है वो ट्रैक हो जाते हैं। 5-7 इधर उधर होगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये ट्रैकिंग आपको पहले ही आ जानी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनका फॉन्ट बहुत छोटा होता है या जो बहुत टाइट लिखना पसंद करते हैं, हो सकता है उनके एक पेज में ही सॉरी 120-130 वर्ड्स आते हों, ठीक है। तो उनके लिए सजेशन है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं देना है वर्ड्स के बीच में, बहुत कम भी नहीं देना है, एक मीडियम साइज का रखो, ताकि जो इवैल्यूएटर होता है, एग्जामिनर, वो आपके क्वेश्चंस को जब चेक करे, पढ़े उसको, तो इजीली पढ़ सके, है ना। उसकी लाइफ आपको इजी बनानी है। अगर उसको आपने परेशान किया तो वो आपको परेशान कर देगा। तो उसकी लाइफ इजी बनानी है, उसको बताना कि देखो भैया ये साफ सुथरा मैंने लिखा हुआ है, ये मेरा बढ़िया डायग्राम बना रखा है, ये मेरी हेडिंग है, ये मेरी सब हेडिंग है, ये मेरे कीवर्ड्स हैं, ये मेरा स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा देख लो। ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है, और जब उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो वो आपको एक्स्ट्रा नंबर जरूर देगा, ठीक है। तो कई बच्चे होते हैं ना, वो बार बार कटिंग करते रहते हैं, गलत लिख दिया, कटिंग कर दिया, यहाँ पे गोला बना दिया, वो कर दिया, है ना। ऐसे नहीं करना है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल हेडिंग, सब हेडिंग प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाइए, डायग्राम, है ना, फ्लो चार्ट एकदम सबको साफ सुथरा बनाइए, डायग्राम को प्रॉपर तरीके से लेबलिंग कीजिए, है ना। कॉन्टेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके डिमांड के हिसाब से ही आंसर लिखें। ऐसा ना हो कि उसने पूछा क्लाइमेट चेंज है और आप उसको ओजोन बताने लग गए, उसने पूछा क्लाइमेट चेंज है आप उसको डेजर्टिफिकेशन बताने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिमांड जो क्वेश्चन की है उसके हिसाब से ही आप यहां पे आंसर कीजिए, तो नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो है आज हम लोग क्या करने वाले हैं, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स। सेलिएंट फीचर का मतलब होता है उसके प्रोविजंस, ठीक है, उसके फीचर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी स्पेसिफिकेशंस। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ जल शक्ति अभियान launched by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन और वाटर की सिक्योरिटी को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जल शक्ति अभियान चलाया है, लॉन्च किया है। आपको बस उसके फीचर्स बताने हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है अब यहां पे आपने ये देखना है कि यहां पे इंट्रोडक्शन में क्या लिखें। बॉडी तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है क्या लिखना है, सेलेंट फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, फिर आपको यहां पे कंक्लूजन में क्या लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है। इंट्रोडक्शन बेसिकली फेस होता है ना, जैसे प्रियम्बल है, प्रियम्बल आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का फेस है। आप प्रियम्बल को पढ़ते ही समझ जाते हो कि आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या होने वाला है भैया। वहां पे इक्विटी की बात करेगा, पॉलिटिकल राइट्स की बात करेगा, लिबर्टी की बात करेगा, वो सब बातें, और वही होती भी हैं। तो इंट्रोडक्शन आपके आंसर का फेस है। तो इंट्रोडक्शन में आपने उस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, और क्या आप लिखने वाले हो, ये आप डिस्कस करोगे। अब देखिए, क्योंकि यहां पे वो वाटर कंजर्वेशन की और वाटर सिक्योरिटी की बात कर रहा है, और उसके लिए वो जल शक्ति अभियान के बारे में बात कर रहा है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे। सिंपल सा आप यहां पे दो तरीके से इस इंट्रोडक्शन को लिख सकते हो। पहला इंट्रोडक्शन आप वाटर प्रॉब्लम से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बीइंग अ ह्यूज एंड वेरी सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री, water resources, there is a huge pressure on water resources on India, and to take care of the future needs, government of India launched Jal Shakti Abhiyan in 2019 for the purpose of water conservation, river rejuvenation and providing the safe drinking water to the people. आपने इसमें अंदर बहुत सारी चीजें बता दी हैं।
आपने ये बता दिया कि समस्या क्या है, आपने ये बता दिया कि कब लॉन्च किया गया, आपने ये भी बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इंट्रोडक्शन के 15 से 20 शब्दों में आपने सारी चीजें बता दी हैं। जिसे कहते हैं गागर में सागर। वो तुलसीदास थे ना, वो तुलसीदास थे या फिर जो कबीर थे, सूरदास थे, वो 2 लाइनों में ही दुनिया भर की बातें बता देते थे। जिन बातों को लिखने के लिए दुनिया ने किताबें लिख दी मोटी मोटी, देखिए मतलब समझ में आना चाहिए। 2 लाइनों में लिखो या उसको 200 लाइनों में लिखो, तो इन 2 लाइन में आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, तो इसके इंट्रोडक्शन में आप सीधा सा लिख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इंडिया ने क्या किया, भारत की सरकार ने 2 मिनिस्ट्री थी हमारे पास। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ये अलग से मिनिस्ट्री थी। रिवर डेवलपमेंट एंड द गंगा रिजुविनेशन, ये अलग से मिनिस्ट्री थी। इवन मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इनको मर्ज करके हम लोगों ने एक जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक, ये अभी आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव बस आप बता सकते हो, सीधा सा बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाज लॉन्च्ड इन 2019 बाय द मर्जर ऑफ दिस कम्युनिटी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, तो आप उसको ऑब्जेक्टिव बताइए क्या है। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट को भी हम लोगों ने कवर करना है, क्लीनिंग ऑफ गंगा करना है, उसके ट्रिब्यूटरी है ना, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाना है। इतना सा 15 से 20 वर्ड में आप आसानी से लिख सकते हो। देखिए यहां तो हम लोगों ने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिए हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो सिंपल सा आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, किसी तरह से स्टार्ट कर सकते हो आप, इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो। दैट बीइंग द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री एंड ओनली हैविंग 2% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर, इंडिया इज ए वाटर स्कार्स कंट्री। इंडिया इज ए वाटर स्कार्स कंट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 2019 launched Ministry of Jal Shakti by merging this ministry for the purpose of river rejuvenation and providing clean drinking water to the population। 15 से 20 मैक्सिमम 25 वर्ड्स में आपकी इंट्रोडक्शन हो जाती है। जो इवेल्युएटर होगा ना, वो आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ते ही इंप्रेस हो जाएगा। और पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हमेशा लागू नहीं होता है, लेकिन यहां पे होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन में इंप्रेशन छोड़ दिया तो अब वो सीधा सा, बॉडी में तो कुछ नहीं है, इसकी बॉडी में लिखने को कुछ है ही नहीं। उसने सीधा पूछा है, भैया बताइए व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द जल शक्ति अभियान, बता दो में फीचर्स क्या हैं, है ना। कि इंडिया के जो 256 जो वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स हैं उसके ऊपर ये फोकस करेगा, अलग अलग टायर में फोकस करता है ना। ये जो इंडिया के जो पुराने जो ट्रेडिशनल मेथड थे वाटर रिजर्व करने, उनको दोबारा से जो है रिस्टोर करने वाला है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करता है, जन आंदोलन के बारे में बात करता है। 2 फेज में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, पहला फेज और दूसरा फेज के बारे में बताइए। ठीक है, बस इसके प्रोविजन बता दो, और क्योंकि आपके नोट्स में सीधा सीधा लिखा हुआ है तो आपको वहां से याद होगा। बस सिंपल सी बात है, प्रोविजन बताने हैं आपने, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में क्या लिखोगे, क्योंकि हम यहां पे एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके जल शक्ति के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो आपका जो कंक्लूजन होगा, वो कंक्लूजन के अंदर आपको जो है सॉल्यूशन और विजडम नजर आनी चाहिए, तभी तो कंक्लूड करोगे ना। अब आप उसको क्या करने वाले हो, कंक्लूजन में इस तरह से लिख सकते हो आप। देखिए कंक्लूजन मैंने पहले नहीं बना रखे हैं, मैं ऑन द स्पॉट ही बना रहा हूं, जो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस्ट हो सकता है। कंक्लूजन में आप सीधा सीधा उसको लिख सकते हो दैट all stakeholders need to come together, all stakeholders to need to come together to make the Jal Shakti Abhiyan successful in letters and spirit, so that present needs of India's population can be fulfilled without compromising the needs of future generation in terms of water scarcity and availability for the sustainable development। इतना सभी अगर आप कंक्लूजन लिख दोगे ना 20-25 वर्ड्स में, नंबर पक्का मिलेगा। ठीक है, या फिर आप किसी एग्जाम्पल से भी कंक्लूड कर सकते हो। जैसे लातेहार, महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट है लातेहार। लातेहार में कुछ साल पहले, वैसे तो वहां पे नॉर्मली पानी की समस्या रहती ही है, इतनी ज्यादा पानी की समस्या हो गई थी कि वहां पे वाटर ट्रेन चलानी पड़ी थी। ट्रेन के थ्रू वहां पे पानी प्रोवाइड कराया गया सरकार के द्वारा, राइट। तो कोई एग्जाम्पल भी साइट कर सकते हो अपने कंक्लूजन में।
रिसेंटली अगर कोई इशू हुआ है उसको भी कर सकते हो, जैसे शिमला में वाटर स्कार्सिटी हुआ था पिछले विंटर में, बहुत ज्यादा पानी ही नहीं था शिमला में पीने के लिए लोगों के पास। मेघालय में बहुत समस्या आ गई थी पानी की। तो आप किसी एग्जाम्पल को भी वहां पे लिख सकते हो, ठीक है, वो भी मेंशन कर दीजिए, दैट वुड ऑल्सो बी देयर। खैर, तो इस तरह से आप यहां पे क्वेश्चन लिख सकते हो अपना पूरा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी कि इस एनालिसिस में हम लोग टॉपिक्स नहीं करवा रहे हैं, हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस की एनालिसिस करवा रहे हैं। और एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि आपके पास आपको पहले से इन टॉपिक्स के बारे में पता होगा, हम सिर्फ उसको एक ऑर्गेनाइज वे में क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दैट्स इट। टॉपिक आपका फाउंडेशन कोर्स में होता है, जहां पे आप प्रॉपर उस टॉपिक के बारे में हर डायमेंशन कवर कर आपका टीचर जो आपको कवर कराते हैं, आपको प्रॉपर डिक्टेशन देते हैं, नोट्स बनवाते हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो यहां पे हम लोग टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक चीज आप ये समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि हम आप लोग इस एनालिसिस को देख के टॉपिक्स क्लियर कर पाओगे, नहीं, उस टॉपिक्स आपका थोड़ा सा ब्रशअप हो सकता है, लेकिन जो जड़ होती है ना टॉपिक की, जहां से जड़ से लेके आप बिल्कुल उसके टिप तक कोई टॉपिक करते हो, वो नहीं होता एनालिसिस में, ठीक है। अदरवाइज तो फिर एक एक टॉपिक को करने में 2-2 घंटा लगेगा, क्योंकि एक एक टॉपिक 2-2 घंटे का है, ठीक है। ये जल शक्ति अभियान और वाटर स्कार्सिटी और ये जो इंटर वाटर लिंकिंग प्रॉब्लम्स, अगर हम वो सब करने लगेंगे तो ये वाटर वाला टॉपिक आपका कम से कम 2 घंटे का है, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाता है। आपके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके बेसिस पे आंसर कैसे लिखना है, बेसिकली हम वो यहां पे कवर कर रहे हैं। खैर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। जैसे गोविंदा होता ना, गोविंदा, तो गोविंदा कॉन्ट्रास्ट वाले कपड़े पहनता था। उसकी पुरानी फिल्में देखना, राजा बाबू और ये वो हीरो नंबर 1 टाइप, वो क्या करता था, लाल पैंट पहनता था और पीली कमीज पहनता था, उसके ऊपर से नीली टोपी लगाता था और काला चश्मा पहनता था, ठीक है, सफेद जूते पहनता था। मिथुन, गोविंदा, वो सब इस तरह के कपड़े पहनते थे। ये कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हो ना तो आपको वो चीज दूर से नजर आती है। तो ये कॉन्ट्रास्ट का मतलब अपोजिट, ठीक है, जो दूर से नजर आए। तो यहां पे भी एक कॉन्ट्रास्ट है, किस किस के बीच में है, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, ये आपके कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। उसके कॉन्ट्रास्ट में, उसके अपोजिट में जो नए वाले हैं, ठीक है, मॉडर्न रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, आपका विंड है, सोलर है, जियोथर्मल है, टाइडल है, न्यूक्लियर है, ये नए वाले हैं। अब नए वाले में भी क्वेश्चन में उसने अपने क्या पूछा है, ओनली सनलाइट। तो विंड पे फोकस नहीं करना है, वाटर पे फोकस नहीं करना है, ना न्यूक्लियर पे करना है, सिर्फ सनलाइट पे फोकस करना है, ठीक है। सोलर की बात कर रहा है वो कह रहा है कि जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थे उसके अपोजिट में भैया ये बताओ कि जो सोलर से हम लोगों को एनर्जी मिलती है उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। बस पहला क्वेश्चन का पार्ट आपका यहां से कवर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफर्ड बाय आवर गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस। सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी, सिंपल, क्यूट क्वेश्चन है। पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि इसके अंदर लिखना क्या है, लिखना क्या है, यह समझ में आ जाता है। अब उसके लिए आपके पास कंटेंट होना चाहिए, तभी तो लिखोगे। कंटेंट होना चाहिए ना। आपको पता है कि ये जो प्लेन है यहां से न्यूयॉर्क जाता है, यहां से मुझको ऐसे टिकट करवानी है, यहां से मुझे जाना है, आपको न्यूयॉर्क चले जाओगे, ये थियरी वाला पार्ट। अब भैया उसके लिए पैसे हैं क्या आपके पास, ठीक है, तो वो जरूरी है। तो पढ़ने से ये तो पता चल गया कि ये डिमांड क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट, क्या स्ट्रक्चर होगा आपका, कितने पार्ट होंगे, इजिली समझ में आ रहा है। बट यू शुड हैव कंटेंट फॉर दैट। और ये कंटेंट कहां से आएगा, ये आपका कहां से आता है, आपके जो क्लासरूम प्रोग्राम होता है, आपके जो नोट्स होते हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर कवर करते हो, कोई मैगजीन से आप कवर करते हो, ये वहां से आता है। जब आप अपना करंट अफेयर पढ़ते हो तो वहीं से तो पता चलेगा कि गवर्नमेंट कौन से इनिशिएटिव लिए हुए हैं। बैठे बैठे थोड़ी पता चलेगा, या फिर आपने जो क्लास कर रखी होगी, आपके जो नोट्स होंगे, वहीं से तो पता चलेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे देखना पड़ेगा। खैर, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा उसको बताइए,
सीधा सीधा उसको बताइए क्या बताना है। तो यहां पे दो चीजें हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज और सोलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सीधा से उसको क्वेश्चन में लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में कि देखिए भैया, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सच एज कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा have been a huge source of greenhouse gases। पहला सेंटेंस खत्म। अब देखिए, to reduce this problem many renewable energy sources were introduced and solar has been the most important one in context of India। इतना भी अगर आप इंट्रोडक्शन में लिख दोगे दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, बस। या फिर अगर वो करंट से रिलेट करना है तो करंट से भी रिलेट कर सकते हो। करंट से कैसे लिखोगे? करंट से सीधा आप लिख सकते हो नेशनल सोलर मिशन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों चीज को आपने मर्ज कर दिया, या सीधा ही आप बोल सकते हो जो वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड वाला है उसको भी आप यहां पे लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप किसी फैक्ट से भी, एग्जांपल से भी शुरू कर सकते हो। अब बता सकते हो कि इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस हम लोग जो है रिलीज करते हैं बाय दिस कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज एंड टू एड्रेस दोस प्रॉब्लम्स वी नीड टू जनरेट आवर इलेक्ट्रिसिटी और वी नीड टू फुलफिल आवर एनर्जी नीड्स बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज विंड, सोलर एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां से भी इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो बेसिकली आपका जो एग्जामिनर है उसको ये समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और आप कहना क्या चाह रहे हो, क्योंकि जो आप कहना चाह रहे हो वो तो आप बॉडी वाले पार्ट में लिखोगे। देन यू नीड टू टेल द बेनिफिट्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट। ठीक है, आप यहां पे टेबल फॉर्मेट भी लिख सकते हो। तो एक तरफ जो है आप यहां पे सनलाइट लिख सकते हो या सोलर, और दूसरी तरफ आप जो है कन्वेंशनल लिख सकते हो। ठीक है, आप उसको ऐसे भी डिस्कस कर सकते हो कि सोलर के क्या बेनिफिट हैं और कन्वेंशनल क्या नुकसान है। तो सोलर में आप क्या लिखोगे? दिस इज क्लीन एनर्जी, और यहां पे लिखोगे क्या? दिस इज ग्रीन हाउस गैस जनरेट, यहां पे ग्रीन हाउस गैस जनरेटेड होती है, सीधा सा लिख दोगे, इसमें क्या है। ठीक है, उसमें यहां पे एक तरफ लिखोगे दिस इज अनलिमिटेड और रीन्यूएबल, और यहां पे क्या लिखोगे? दिस इज लिमिटेड। बस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस एनर्जी, और यहां पे लिखोगे इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द रीजनरेशन। ठीक है, तो जो आपको बेनिफिट यहां पे नजर आते हैं आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, टेबल वाले फॉर्मेट में भी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, उसमें साइंस एंड टेक वाले में बताया था कि अगर वो एग्जाम में आपसे पूछता है क्या, अगर आपसे वो एग्जाम में कॉन्ट्रास्ट पूछे या फिर कंपेयर पूछे, कॉन्ट्रास्ट कंपेयर, तो आप हमेशा टेबल फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। तो अपने आंसर को टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हो अगर आपको उसमें कंफर्टेबल अगर आप हो तो। ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट में लिखने के कई सारे फायदे होते हैं। एक तो जो वो पॉइंट टू पॉइंट है ना, वो बिल्कुल साइड बाय साइड लिखे जाते हैं, तो एग्जामिनर को समझने में दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, टेबुलर फॉर्मेट में आप हमेशा छोटे सेंटेंस का यूज करते हो जो कि एग्जाम में काफी प्रेफर्ड होते हैं। स्पेसिफिसिटी बढ़ती है, मतलब एकदम टू द पॉइंट होते हैं, तो ज्यादा तामझाम नहीं होता है। जो क्योंकि अगर जब ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंस लिखने लगते हो तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अननेसेसरी पॉइंट वहां पे लिख रहे हो। तो टेबुलर फॉर्मेट में आप डेफिनेटली लिख सकते हो। कि टेबुलर फॉर्मेट में नहीं लिखना है तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो उसको सीधा सीधा बताइए भैया क्या बेनिफिट होते हैं। ठीक है, सनलाइट से एनर्जी लेने के, रीन्यूएबल होता है, नॉन पोल्यूटिंग होता है, चीप होता है, सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। क्योंकि नई इंडस्ट्री जब डेवलप होती है ना दोस्तों, तो नई इंडस्ट्री हमेशा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, स्किल जनरेट करती है ना। आपका जो सर्विस सेक्टर है उसको प्रमोट करती है, और सर्विस सेक्टर की ही हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये पॉइंट भी आप डेफिनेटली वहां पे लिख सकते हो। क्योंकि नया अगर कोई मार्केट में या कंट्री में कोई नया सिस्टम आता है तो सरकार की भी उससे बहुत ज्यादा इनकम होती है। ठीक है, ये आप यहां पे लिख सकते हो। तो कह रहा है कि उसके अलावा जो सोलर एनर्जी कन्वर्जन इक्विपमेंट्स होते हैं इनकी काफी बड़ी लाइफ होती है। देखिए होता क्या है ना, जैसे मान लो कोई मान लो ये थर्मल पावर प्लांट है या किसी और मेथड से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, तो उसके अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं ना बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं। उस हीट की वजह से उनकी लाइफ कम हो जाती है ना, बहुत ज्यादा लाइफ नहीं होती है। लेकिन जो सोलर लाइट से आपको एनर्जी मिलती है, इसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज होते हैं, देखिए
इसको इनिशियली सेटअप करना महंगा पड़ता है, लेकिन एक बार ये सेटअप जब हो जाता है ना तो ये बहुत लंबा चलता है। उसके बाद सिर्फ आपको यहां पे मेंटेन करना है और कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। अगले 20, 25 ईयर, 30, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स लगातार ये आपको बिजली देता रहेगा। बेनिफिट है ना, ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लॉस तो होता नहीं है। तारे वारे जैसे आप लोग बिछाते हो, क्योंकि तो वो तो जो है एसी लाइन होती है, ये तो डीसी लाइन होती है, तो तारे वगैरह बिछाते हो तो ट्रांसमिशन लॉस का खतरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 पे जाती है, उस पर 50 हर्ट्ज पे जाती है, तो ट्रांसमिशन कॉस्ट भी बच जाता है आपका। तो सस्ता पड़ता है, प्रोड्यूस करना भी सस्ता पड़ता है और इसको ट्रांसमिट करना भी, दोनों चीजें सस्ती पड़ती हैं। तो ये आप पहले पॉइंट में उस पर लिख सकते हो। दूसरे पॉइंट में क्या आप लिखोगे, कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। ठीक है, सीधा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपके करंट अफेयर से पूछा जाता है ये और वाला पोर्शन, या जो गवर्नमेंट स्कीम आप अलग से नोट्स बनाते हो। नेशनल सोलर मिशन के बिना तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, 2010 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके अंदर इंडिया में जो पोटेंशियल है अभी के समय में 750 गीगावाट सोलर एनर्जी पावर का, भैया आपने उसको क्या करना है, प्राप्त करना है, उसको पैदा करना है। ठीक है, उसको एनहेंस करना है, जो आपकी रिसेंट कैपेसिटी है वो 750 गीगावाट तक लेके जानी है। उसके बाद सब्सिडी देती है सरकार। ठीक है, और उसके अलावा जो कुसुम आपके पास स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान जो है महाअभियान, जो जिन किसानों के पास जो फालतू लैंड पड़ी रहती है, जो जो फैलो लैंड है या अनप्रोडक्टिव लैंड है, तो किसान उस पर क्या कर सकते हैं, सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं और उसको अपनी पर्सनल नीड्स के लिए यूज कर सकते हैं, और उसको हम लोग अपने मेन ग्रिड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेन ग्रिड से जब किसान उसको कनेक्ट करेंगे तो उनको इनकम होगा, सरकार उनको पैसा देती है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो किसानों की इनकम भी यहां से बढ़ती है। उसके अलावा ऑफ ग्रिड सोलर पीवी एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हमारे पास है, जहां पे जो सोलर स्ट्रीट लाइट हैं, वहां पे जो पुरानी लाइट थी उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। उसके बाद अटल ज्योति योजना हमारे पास है, जिसमें हम लोग स्ट्रीट लाइट में जो है सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं। रूफ टॉप सोलर एनर्जी प्रोग्राम भी हमारे पास है। ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। और उसके अलावा जो इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं, जैसे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आप बात कर सकते हो, तो कंक्लूजन में लिख सकते हो अपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में लिख सकते हो, या फिर वन वर्ड वन ग्रिड और वन सन, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। सीधी सीधी सी इस तरह के पॉइंट आप लिख सकते हो अपने कंक्लूजन में। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ उसको एंड करिए, हो जाएगा काम। इतना ही लिखना है और अपना काम हो जाएगा। उसके अलावा आपके नोट्स में मैंने कुछ एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं, तो ये आप अलग से पढ़ लीजिए। यहाँ पे सीधे सीधी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अपने नोट्स में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, नोट्स में ऐड करना है जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, सीधा सीधा इसको तो ठीक है, इसको तो आप सेव कर ही लोगे, लेकिन मुझे पता है कि आप जो आप ना प्रॉपर तरीके से नोट्स को अरेंज नहीं करते हो, कोई नोट कहीं पड़ा होता है, कोई कहीं पे पड़ा होता है, तो इसके लिए बेटर है कि आपके पास जो समय है आप इसको आपके जो नोट्स हैं उसके अंदर अपने हाथ से लिखिए। ठीक है, क्योंकि रिटेनिंग पावर बढ़ जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कोस्टल सैंड माइनिंग वेदर लीगल और इलीगल poses one of the biggest threat to our environment। मतलब एनवायरमेंट में और भी थ्रेट हैं, लेकिन सैंड माइनिंग उसमें से वन ऑफ द बिगेस्ट है। ठीक है, अब सैंड माइनिंग लीगल भी होती है, सैंड माइन इलीगल भी होती है। सीधा सीधा वो आपसे क्वेश्चन में कहता है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि चाहे सैंड माइनिंग लीगल हो या भैया इलीगल हो, डजंट मैटर, सैंड माइनिंग आपके एनवायरमेंट के लिए नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती है। तो इसका मतलब यहां पे आप इसको इसका अपोजिट पॉइंट नहीं लिख सकते। आप ये नहीं कह सकते नो 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 सैंड माइनिंग इज वेरी गुड फॉर एनवायरमेंट, बिकॉज दिस स्टेटमेंट हैज ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ कि सैंड माइनिंग इज डिग्रेडिंग, मतलब इट इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, दैट्स इट। तो ये स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को आपने सब्सटेंशिएट करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। आगे कहता है एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग अलोंग द इंडियन कोस्ट साइटिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो गया है, वो एकदम स्पेसिफिक। वैसे तो सैंड माइनिंग पूरी कंट्री में ही होती है, पूरी कंट्री में ही
एनवायरनमेंट को डिग्रेड करती है, वो तो फायर है ही, लेकिन खासकर कोस्टल एरिया में क्या इंपैक्ट होता है वो आपको बताना है विद एग्जांपल्स। और ये एग्जांपल कैसे आएगा आपके दिमाग में? जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर में चीजें कवर की जाती हैं, ठीक है। अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूज में इस समय क्या क्या बातें इसको लेके हो रही हैं, ठीक है। या फिर आप जो मैगजीन वगैरह करते हो वहां से भी ये कवर क्लियर हो सकता है, ठीक है। चलिए सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो कोस्टल सैंड माइनिंग, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का फोकस है वो कोस्टल सैंड माइनिंग के ऊपर ही ज्यादा है, वेदर लीगल और इलीगल पोजेस वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट। तो पहली वाली स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब यहां पे दो तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो आप, या तो उसको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल बताइए। आंध्र प्रदेश में थोड़े दिन पहले जो है केस हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो काफी ज्यादा इलीगल सैंड माइनिंग को लेके जो है इश्यूज में था। आसाम में भी जो है कुछ एरियाज थे, जैसे चांदुबी लेक है वहां पे एक्चुअली चांदुबी लेक है आसाम के अंदर, जो वैसे तो एक वेटलैंड है, बट इतना ज्यादा एंक्रोचमेंट और इलीगल सैंड माइनिंग यहाँ पे हो चुकी है कि ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। ये भी न्यूज में था कुछ समय पहले, आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एक तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन को विद एग्जांपल, ठीक है, या फिर कंक्लूजन को आप एग्जांपल के साथ कंक्लूड कर सकते हो। दूसरा, आप इसका जो है कॉन्टेक्स्ट बताइए, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बताइए। कैसे बताओगे कॉन्टेक्स्ट? सीधा सीधा बताना है। कहने का मतलब यह है कि सैंड माइनिंग होती क्यों है, इलीगल है चाहे इलीगल हो, प्रॉब्लम तो है, उस प्रॉब्लम का कारण क्या है। तो सीधा सीधा लिखिए। क्या लिखोगे? उसको लिखोगे आप, being the second most populated country and ever increasing demand for the construction material, demand of sand has been increasing over a period of time, and that leads to excessive sand mining, और कह सकते हो that leads to huge demand of sand which further aggravates the problem of illegal sand mining। 15 से 20 वर्ड में आपने उसको ये बता दिया है। आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, sand mining in India has been on an increasing trend that leads to environmental degradation, but this problem has been major issue of concern in the coastal areas as being experienced recently in the Andhra Pradesh। आपने एग्जांपल भी दे दिया, प्रॉब्लम भी बता दी, ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया। एक बढ़िया इंट्रोडक्शन आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। या फिर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अभी अभी एक रिपोर्ट इशू की थी, सैंड एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, यहां से भी बता सकते हो, इसको भी मेंशन कर सकते हो। इसने भी सैंड माइनिंग का इसने कहा था कि सैंड माइनिंग इज द सेकंड मोस्ट डेंजरस कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पहला तो आपका डिफोरेस्टेशन हो गया, दूसरा सैंड माइनिंग हो गया, इसको भी कोट कर सकते हो। तो क्वेश्चन आप इंट्रोडक्शन के लिखने के कई तरीके होते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि क्या लिखना है, ठीक है। हाँ, बस वो है कि कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है जो आपने इंट्रोडक्शन में बताना है। तो ये आप इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अब देखिए, बॉडी में तो सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। बॉडी में आप क्या क्या बताओगे? आप उसको बताओगे कि जो कोस्टल सैंड माइनिंग होती है भैया, उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है। तो यहां पे भी दो चीजें हो सकती हैं। पहला जो पोर्शन होगा आपका बॉडी का, पहला जो पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट, पहले पार्ट जो ब्रीफ होगा, इसमें आप ओवरऑल इंपैक्ट बताइए सैंड माइनिंग का। ओवरऑल इंपैक्ट क्या होता है ओवरऑल इंडिया, ठीक है। ये ब्रीफ होगा। अगर मान लो आपको 100 वर्ड्स में लिखना है तो यहां पे आप इसके 30 वर्ड्स लिख सकते हो, 30 से 40 वर्ड। उसके बाद आपके जो 60-70 वर्ड्स होते हैं वो आप फोकस करोगे कोस्टल सैंड माइनिंग के ऊपर। तो जनरली जो कोस्ट सैंड माइनिंग की जाती है, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं जो जनरल लोगों पे हम लोग सैंड माइनिंग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। आप इनमें से एक दो पॉइंट उठा के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलिनाइजेशन बढ़ती है, आपके जो रिवर्स होती हैं, जो लेक्स होती हैं, उनकी डेप्थ इंक्रीज होती है, टर्बिडिटी बढ़ती है, मतलब आपका पानी जो है वो खरा गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से सनलाइट नहीं पहुंच पाती, फिश जो है डाई हो जाती हैं,
ठीक है, कोरल रीफ मरने लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो साइक्लोन्स या जो सुनामी आते हैं इस कोस्टल एरिया में सैंड माइनिंग की वजह से बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होते हैं, ठीक है, उनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फ्लडिंग वाला आप रीजन यहाँ पे लिख सकते हो, ग्राउंड वाटर पोल्यूटेंट होता है। तो इनमें से आप 2-3 पॉइंट उठा के आराम से उसमें लिख सकते हो ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग ऑन एनवायरमेंट। सेकेंड वाला जो पार्ट है आपका, वो कोस्टल सैंड माइनिंग के ऊपर आप फोकस कीजिए विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में जो सैंड माइनिंग होती है उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, मतलब आसान सा ये है, क्या क्या कारण होते हैं। पहली बात तो भैया कोस्टल एरिया में आप जब सैंड माइनिंग करोगे तो आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सलाइन हो जाएगा, क्योंकि ओशन वाटर इंट्रूड करेगा, वो वहां पे घुस जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सलाइन हो जाएगा, वो पीने लायक तो नहीं रहेगा, ठीक है। ये यहां पे बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। दूसरा, अब ये जो सैंड होता है ना वो फिल्ट्रेशन का काम भी करता है। जब आपने सैंड ही वहां से हटा दिया तो फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस पूरी खत्म हो गई, है ना, तो वाटर की जो क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी। ऐसा देखा गया है कि जो तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो पेरिनेस्वरम जो जगह है वहां तमिलनाडु में, वहां पे जो पाम ट्रीज हैं, जो कोस्टल एरिया में पाम ट्रीज हैं, दे आर डाइंग, पाम ट्रीज आर डाइंग। व्हाई? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव इंट्रूजन ऑफ ब्रैकिश एंड सलाइन वाटर। हालांकि वो जो पाम ट्रीज होते हैं वो सलाइन वाटर को बेयर कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बेचारे मरेंगे ही ना नमक वाले पानी से। तो ये यहां पे आप आसानी से लिख सकते हो। केरला में ये बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली आपका जो एर्नाकुलम, कोट्टम, कोल्लापुरम, ये जो कुछ जगह है यहां पे एक्सेसिव सैंड माइनिंग की जाती है कोस्टल एरियाज में, तो वहां पे सैलिनाइजेशन वाली प्रॉब्लम है। अब जब वाटर आपका सलाइन हो जाएगा तो आप एग्रीकल्चर कैसे करोगे, आप वहां पे पैडी क्रॉप्स कैसे लगाओगे या फिर कोई और क्रॉप कैसे लगाओगे जब पानी ही आपका नमकीन हो जाएगा। यहां पे ये बहुत बड़ी समस्या है। तो फूड सिक्योरिटी को लेके भी प्रॉब्लम है कोस्टल एरियाज में बिकॉज ऑफ दैट। अब साइक्लोन्स, आंध्रा में या तमिलनाडु में अगर आप साइक्लोन्स की बात करो या वेस्ट बंगाल में साइक्लोन्स के इंपैक्ट की बात करो, जब आप सैंड माइनिंग वहां पे कर दोगे इसका मतलब जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा एंड मैंग्रोव्स मे डाई ऑल्सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। और जब मैंग्रोव्स विल डाई देन देयर वुड बी वेरी लेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट साइक्लोन्स एंड द स्टॉर्म सर्ज। ये पॉइंट भी आप डेफिनेटली वहां पे लिख सकते हो। ओडिशा का स्पेसिफिक एग्जांपल लिख सकते हो ओलिव रिडले टर्टल्स के बारे में। ओलिव रिडले टर्टल दुनिया का सबसे छोटा टर्टल होता है और इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 के शेड्यूल 1 के अंदर आता है, जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन होती है। गड़ीमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ओडिशा में, दिस इज द लार्जेस्ट साइट जहां पे वो लोग नेस्टिंग करने के लिए आते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स की संख्या में आते हैं। अब वहां पे अगर आप इलीगल सैंड माइनिंग, वैसे होती है वहां पे इलीगल सैंड माइनिंग, तो ये बेचारे अंडे कहां देंगे, अपने बच्चे कहां पालेंगे। तो जो कोस्टल एरिया में जो आपकी जो मरीन लाइफ है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान यहां पे होने वाला है बिकॉज ऑफ दिस कोस्टल सैंड माइनिंग, ठीक है। इस तरह से आप यहां पे इसको इजीली लिख सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, क्योंकि आप देखिए आप इसी को कंक्लूजन में लिख सकते हो, अलग से वे फॉरवर्ड बना के भी लिख सकते हो, इसके लिए जो है 20-25 वर्ड आप जो है डेडिकेट कर सकते हो। बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम सो यू ऑल्सो नीड टू टेल अ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए जैसे कोस्टल रेगुलेशन जो जोन है इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, इसके अंदर जो गाइडलाइंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है। कॉम्पैक्ट लीजिंग की जाए। कॉम्पैक्ट लीजिंग का मतलब ये होता है कि जो सैंड माइनिंग जो कंपनी होती हैं, थोड़े थोड़े एरिया में इनको लाइसेंस दिया जाए, बहुत बड़े एरिया में इनको लाइसेंस ना दिया जाए, ठीक है। इस तरह की चीजें आप यहां पे कर सकते हो, या फिर कोई अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी हो। देखिए क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है यहां पे तो बहुत ज्यादा सीमेंट यूज होता है ना, जो मोटार होता है या फिर आपको जो ये कंस्ट्रक्शन करनी होती है, तो डेफिनेटली सीमेंट के साथ हम लोग सैंड का ही मिक्स करते हैं। या फिर कोई ऐसी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी लेके आइए, स्पेशली कोस्टल एरियाज में जहां पे सैंड की रिक्वायरमेंट कम हो, ठीक है। इस तरह की चीजें आप यहाँ पे डेफिनेटली लिख सकते हो। खैर, तो इस तरह से आपका एक बढ़िया सा आंसर यहाँ पे कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम एज रेलेवेंट टू द एनवायरमेंट।
ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है वहां पे आप कैरिंग कैपेसिटी का कोई के बारे में पढ़ते हो। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो वहां पे भी आप कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हो, दैट इज फ्रॉम योर स्टैटिक पोर्शन। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वाइटल। वाइटल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है। इज वाइटल वाइल प्लानिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन। ठीक है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले वाले पार्ट क्या बोल रहे हैं आपको कि आप कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन कीजिए कि कैसे कैरिंग कैपेसिटी हमारे इकोसिस्टम में, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। दूसरे में आपको यह बताना है कि जो किसी भी रीजन के अंदर जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, मतलब अगर वहां पे मान लो आपको डेवलप करना है, उसको कोई सिटी बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है, कुछ भी आपको डेवलपमेंट का, एयरपोर्ट बनाना है, वहां पे कैरिंग कैपेसिटी वाले कंसेप्ट को आप कैसे यूज कर सकते हो फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आर गेटिंग दिस पॉइंट। मान लो आपने किसी कोस्टल एरिया में या फिर मान लो किसी रिवर के ऊपर आपको डैम बनाना है। अब ये डैम आप ये सोच के तो नहीं बनाओगे कि यार यहां पे तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा फॉरेस्ट का, होने दो कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं। आप पहले वहां पे प्रॉपर स्टडी करोगे। उस स्टडी करने के बाद ये जानोगे कि जो आप यहां पे भैया डैम बना रहे हो, ये इसका नुकसान है, ये इसका बेनिफिट होगा। कॉस्ट एनालिसिस करते हो और फिर ये पता लगाते हो कि क्या ये जो डेवलपमेंट होगी ये सस्टेनेबल होगी कि नहीं होगी। अगर वो सस्टेनेबल होगी तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, अदरवाइज तो नहीं करोगे। एज सिंपल एज दैट। अब ये कैरिंग कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये आपको पहले इंट्रोडक्शन में डिफाइन करना है। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, देखिए कैरी का मतलब होता है किसी चीज को उठाना, किसी चीज को होल्ड करना, वो होता है कैरी करना। ठीक है, जैसे कोई लेबरर है कोई मजदूर है, वो काम कर रहा है फैक्ट्री में, उसका काम है कि वो जो वजन है, कोई वेट है, किसी चीज को उठाता है और उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। ये मान लो कोई वेट लिफ्टर है। अब वेट लिफ्टर की कैपेसिटी है कि वो 150 केजी से ज्यादा नहीं उठा सकता। सो दैट 150 केजी इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट वेट लिफ्टर। उससे ज्यादा अगर वो उठाने लगेगा तो डेफिनेटली उसको इंजरी होगा। या फिर लेबर अगर अपने उसके जो उसको पता है कि उसके अंदर कितनी पावर है कैपेसिटी उठाने की, अगर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उठाएगा तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसी तरह से हमारे इकोसिस्टम की भी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर आप उस कैपेसिटी के अंदर में रह के इकोसिस्टम का यूज करते हो, देन इकोसिस्टम विल कंटिन्यूअसली रिन्यू इटसेल्फ एंड इट विल कीप जनरेटिंग ऑन गिविंग सर्विसेज। देखिए इकोसिस्टम से हमें बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, है ना। फार्मास्यूटिकल हो, चाहे शेल्टर हो, चाहे आपका टिम्बर हो, आपकी बायोडाइवर्सिटी हो, रेनफॉल हो, मिनरल्स हो, इकोसिस्टम आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। और हर इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब उस कैपेसिटी से ज्यादा अगर आप चले गए तो इकोसिस्टम जो है बेचारा हाथ खड़े कर देगा, भैया मेरे बस की बात नहीं है, इससे ज्यादा जहां तक मैं आपको दे सकता था दे रहा हूं, इससे ज्यादा मेरी बस की बात नहीं है। दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम। बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन एंड डिमांड्स एंड अनप्लैन्ड एंड अनजुडिशियस exploitation of ecosystem, we have crossed the carrying capacity of our ecosystem. That is why our ecosystem is continuously degrading day by day. क्योंकि आप उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा चले गए हो, सीधी सी बात है। अगर आप सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा है, आप उसको अचानक से 8वीं क्लास की किताबें उसके हाथ में दे दोगे तो बेचारा बोझ में मर ही जाएगा ना, क्योंकि उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है भैया वो काम। ठीक है, यही बात है, इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर उसको सीधा सा डिफाइन करोगे कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम कैन सस्टेनेबली सपोर्ट। मतलब पॉपुलेशन, कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन को वो सस्टेनेबली तरीके से कैरी कर सकता है विदाउट डिग्रेडिंग द इकोसिस्टम, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मान लो किसी जगह पे एक फॉरेस्ट है, छोटा सा फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट 2 गांव की नीड्स को फुलफिल कर सकता है, चाहे उसकी कोई भी नीड्स हो। अब सपोज करो उस गांव में बहुत बाहर से लोग आ गए,
रहने के लिए, हमेशा के लिए। तो जो छोटा सा जंगल था उस गांव में, क्या वो उसकी उनकी कैपेसिटी को पूरा कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। वो तो उसको खत्म कर देंगे, काट देंगे। अब उसको मान लो लकड़ी चाहिए गांव वालों को, तो वो जंगल में जाके लकड़ी ले आ रहे थे। जितनी लकड़ी लोग गांव के लोग लेके आते थे उतने ही वो पैदा कर देता था। अब अगर अब ज्यादा डिमांड हो जाएगी सप्लाई से ज्यादा, तो कैरिंग कैपेसिटी से तो ओवर हो जाएगा ना। तो एक दिन धीरे 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 करके वो पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आपका जो इकोसिस्टम है वो मैक्सिमम कितनी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकता है विदाउट फर्दर डिग्रेडेशन? दैट इज कॉल्ड योर कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, गेटिंग दिस पॉइंट? तो वो डैमेज नहीं होना है उसको। ठीक है, आगे कहता है डेथ्स एंड लॉन्ग टर्म डैमेज टू द इकोसिस्टम अकर्स व्हेन द पॉपुलेशन एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम, पॉपुलेशन प्रेशर, थ्रेट एंड द नीड ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। ठीक है, सिंपल सा लिखिए, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन and demand for the resources human beings are exploiting ecosystem in such a way continuous degradation is a reality that leads to the threat। या फिर ऐसा कर सकते हो, ठीक है, that leads to the threat। in order to avoid this long term consequence of threat we need to have a development which is sustainable। तो आपने यहां पे दोनों चीजें मेंशन कर दी अपनी इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो 15-20 वर्ड में, 25 वर्ड में आपकी इस तरह से इंट्रोडक्शन कवर हो जाती है। आपने उसको बता दिया कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, आपने उसको ये भी बता दिया कि इसके ऊपर थ्रेट कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आप यहां पे कवर कर सकते हो। बस सीधा सा उन्हें बताना है। अगला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल ही है। एक्सप्लेन हाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वाइटल while planning for the sustainable development। ठीक है, तो पहले आप ये बताओगे कि why does carrying capacity of ecosystem matters? ये क्यों हमारे लिए मैटर करता है कैरिंग कैपेसिटी? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कैरिंग कैपेसिटी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है, अगर आप कैरिंग कैपेसिटी के अंदर में रहकर इकोसिस्टम को यूज करते हो तो आपको जो सर्विसेज मिलने वाली हैं इकोसिस्टम से वो हमेशा के लिए मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। ठीक है, तो आपकी जो नेचुरल कैपिटल है आप उसको कंजर्व करके रखिए। ठीक है, ये यहां पे बात कर रहा है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहता है। तो कैरिंग कैपेसिटी की नीड क्यों है ये तो हमें पता चल गया, इसकी जरूरत क्यों है। सेकंड वाले पार्ट में ये कहता है कि एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज वाइटल व्हाइल प्लानिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन। किसी भी जगह की अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो कैरिंग कैपेसिटी वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में क्यों रखना चाहिए, ये आपका सेकंड पार्ट कहता है। तो इसमें आप क्या क्या लिखोगे? जैसे मान लो एग्जांपल से शुरू करता हूं मैं। मान लो आपको एक डैम बनाना है, किसी हिली एरिया में आपको एक डैम बनाना है। अब आपको ये अच्छे से पता है कि उस डैम की वजह से वहां पे बहुत सारा एरिया वाटर के अंदर सबमर्ज होने वाला है, तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन होगा। ये आपको पता है ना। मान लो 500 एकड़ वहां पे जगह है, उस 500 एकड़ के अंदर डिफोरेस्टेशन होगा और अंदर वो सबमर्ज हो जाएगा। अब ये आपने कर दिया, करना है मतलब आपको। अब अगर आपको उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी पता है, अगर आपको पता है कि भैया ये हम लोग डैम बनाएंगे, इतने बड़े डैम को ये एरिया सपोर्ट कर सकता है, तब तो आप फॉरवर्ड करोगे। अगर आपको पता ही नहीं उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, फिर तो आप मुंह उठा के जो मर्जी बनाते रहिए, तो नुकसान होगा। तो कैरिंग कैपेसिटी का पता करना बहुत जरूरी है अपनी डेवलपमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि अगर आपको यह पता होगा तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगा, अदरवाइज सस्टेनेबल नहीं होगा। सस्टेनेबल नहीं होगा। जैसे कई बार किसी कोचिंग वगैरह में या किसी कॉलेज में जब एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, तो जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो असेसमेंट की जाती है, वो इसीलिए तो की जाती है कि ये पता चल जाए कि इस बच्चे की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, इसको कौन से सेक्शन में रखना है, इसको नालायकों वाले सेक्शन में रखना है, इसको टॉपर्स वाले उसमें रखना है, इसको कौन से कोर्स में एडमिशन देना है। बिकॉज वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी चेक करते हैं। आपकी जो स्कूल की मार्क्स लिस्ट होती है वो बताती है उसको कि ये आपकी कैरिंग कैपेसिटी है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हो। इसी तरह से जो डेवलपमेंट की जाती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, चाहे वो कोई भी डेवलपमेंट, आप डैम्स बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, है ना, कॉलेज स्कूल कुछ भी रोड्स बना रहे हो, तो उससे पहले उस पर्टिकुलर एरिया की कैरिंग कैपेसिटी को पता करना जरूरी है। ठीक है,
ताकि वहां पे बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, एग्रीकल्चर को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, वहां की जो पॉपुलेशन है उसकी नीड्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जा सके। क्योंकि अर्बन जो सर्विसेज हैं, अर्बन सर्विसेज भी ऐसा तो नहीं है सिटी आपने बना दिया इसको 10-5 साल के लिए बना दिया, उसको तो आप हमेशा के लिए बनाते हो ना। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी, कि वहां की जो पॉपुलेशन का साइज कितना है, ठीक है, वहां पे जो है इस तरह की चीजें आप वहां पे बना सकते हो। अब होता क्या है सिटीज में, रेजिडेंशियल एरियाज में ही कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। अब अगर कहीं पे रेजिडेंशियल एरिया है तो वो कोई सोच के बनाया हुआ है ना, तो रेजिडेंशियल एरिया की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो ऐसी होती है कि वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर पाता। तो जैसे सिटी में जो जंगल होते हैं, अब उनकी कैरिंग कैपेसिटी है, अगर आप जंगलों को काट दोगे तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी बेचारे की, तो डिग्रेडेशन होगा। तो दैट इज व्हाई कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि यहां पे प्रोजेक्ट बनाए कि ना बनाए, यहां पे अर्बनाइजेशन करें कि ना करें, डैम बनाएं कि ना बनाएं, इन सारी चीजों की वजह से वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, सॉरी कंक्लूजन में क्या लिखोगे? कंक्लूजन में आप सीधा उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हो, है ना। आपका जो एजेंडा 21 है उसके बारे में लिख सकते हो, या फिर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उन 2015 से लेकर 2030 तक उसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। सो थोड़ा सा आप यहाँ पे नेचुरल कैपिटल के बारे में बात कर सकते हो, सोशल कैपिटल के बारे में बात कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल के बारे में बात कर सकते हो, है ना। जैसे अगर ह्यूमन जो है वो हमारे हेल्दी होंगे, उनको एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिलेगी तो कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है आपके इकोसिस्टम की, है ना। एजुकेशन का लेवल जब बढ़ेगा, स्किल्स का लेवल बढ़ेगा तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। उसके अलावा आपके जो मेजर फोकस जो है किसके ऊपर रहेगा? नेचुरल कैपिटल के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो ज्यादातर उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक दो पॉइंट हम लोग सोशल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया की, हम भी तो इकोसिस्टम का ही पार्ट हैं, है ना। तो इसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो कंक्लूजन में आप एक विजडम भरा एक कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हो रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो अबाउट एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड ऑल दैट, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू स्टडी द कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे आप एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ वेटलैंड। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज अ वेटलैंड, एक्सप्लेन द रामसर कॉन्सेप्ट ऑफ द वाइज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन, साइट 2 एग्जांपल्स ऑफ द रामसर साइट्स इन इंडिया। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपने रामसर कन्वेंशन को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाता है। रामसर जो कन्वेंशन है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वाइज यूज। अगर आपको इसके बारे में पता है तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? डिफाइन करोगे वेटलैंड को। व्हाट इज वेटलैंड? अब वेटलैंड को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं, या तो रामसर कन्वेंशन के अंदर जो डायरेक्ट डेफिनेशन दे रखी है आप उसको लिखिए, या फिर आप अपनी एक जनरल जो डेफिनेशन है उसको लिख सकते हो, क्योंकि आप शंकर आईएएस पढ़ते हो तो वहां से भी उठा सकते हो इसको, ठीक है। तो डेफिनेशन जैसे आप लिख सकते हो कि वेटलैंड्स आर एरियाज ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड वाटर, वेदर नेचुरल, आर्टिफिशियल, परमानेंट और टेम्परेरी, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, फ्रेश ब्रैकिश सॉल्ट, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ द मरीन वाटर, डेप्थ ऑफ विच लो टाइड डजंट एक्सीड 6 मीटर। कहने का मतलब ये है कि 6 मीटर से अगर कम डेप्थ है और वहां पे वाटर है तो वो एक वेटलैंड है। चाहे वो मार्शी लैंड हो, इवन पैडी फील्ड्स हो जहां पे आप राइस लगाते हो, धान लगाते हो, वो भी एक वेटलैंड है। चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वहां पे परमानेंट वाटर रहता हो, चाहे वो सीजनल रहता हो मॉनसून के समय में, ऑल ऑफ दैट इज कॉल्ड अ वेटलैंड। तो दैट लैंड वेयर योर सोइल इज वेट, दैट इज कॉल्ड योर वेटलैंड, ईदर परमानेंट और टेम्परेरी, ईदर फ्लोइंग वाटर और स्टैंडिंग वाटर, ईदर मार्शलैंड और लेक। तो लेक होती हैं जो तालाब होते हैं, पॉन्ड होते हैं, दे आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ वेटलैंड। तो या तो आप सीधा सा ये डेफिनेशन वहां पे लिख सकते हो फ्रॉम द रामसर कन्वेंशन, या फिर आप जो है नॉर्मल एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला लिख सकते हो, वेटलैंड्स आर इकोटोन्स। इकोटोन आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हो,
अपने इकोनॉमी वाले, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है इकोटोन के बारे में। इकोटोन्स आर ट्रांजिशनल जोन्स। जब आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के अंदर एंट्री करते हो तो बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है वो आपका इकोटोन होता है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग ये कॉन्सेप्ट है एज इफेक्ट, ठीक है। तो एज इफेक्ट भी आपने अपने स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा होगा। जैसे जब आप लैंड से ओशियन के अंदर में जाते हो तो आपका जो कोस्टल एरिया होता है जहां पे लैंड और वाटर दोनों आपस में मिक्स होते हैं, दैट इज योर इकोटोन। तो यहां पे दोनों तरह की जो है ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, लैंड वाले भी और वाटर वाले भी, दैट इज कॉल्ड योर इकोटोन। तो वेटलैंड्स भी जो है वो इकोटोन ही होती हैं, बिकॉज वेटलैंड्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड, दे कैन सर्वाइव इन वाटर एज वेल, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दे गेट पीरियोडिकली गेट इनंडेटेड विद वाटर, है ना, मानसून वार के समय पानी में डूब जाती हैं। दे सपोर्ट ए फ्लरिशिंग कम्युनिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग फ्रॉग्स एंड अदर एम्फीबियंस, स्वॉम्प्स, मार्शेस, मैंग्रोव्स आर एग्जांपल ऑफ वेटलैंड। तो एक तो पहले आपके पार्ट में सीधा सीधा ये बताना है, फिर आपने बताना है कि जो रामसर कन्वेंशन है वहां पे वाइज यूज का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइज यूज। वाइज का मतलब क्या होता है, वाइज मैन का मतलब क्या होता है, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जिसके अंदर जो वाइज होता है, पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, चीजों को अंडरस्टैंड करता है और उसको इंप्लीमेंट भी करता है, उसे वाइज मैन बोलते हैं। तो ये रामसर कन्वेंशन जो है वाइज यूज की बात कर रहा है, वेटलैंड्स के वाइज यूज की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रामसर कन्वेंशन आपको ये नहीं कहता कि भैया वेटलैंड का यूज मत करो, वो तो उसको भी पता है कि वेटलैंड का यूज करना तो पड़ेगा ही, बिना इकोसिस्टम के लोग सर्वाइव थोड़ी कर सकते हैं। तो रामसर कन्वेंशन सेज यूज योर वेटलैंड्स फॉर योर ओन पर्पस, पर्पस कुछ भी हो सकता है, बट यूज योर वेटलैंड्स इन सच अ वे इट कैन मेंटेन इटसेल्फ फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूज करो लेकिन समझदारी से यूज करो, दैट इज द मीनिंग ऑफ वाइज यूज, दैट इज द मीनिंग ऑफ वाइज यूज, ठीक है। यही कहता है रामसर साइट, ठीक है। तो यही इसके बारे में आपने लिखना है कि वाइज यूज ऑफ वेटलैंड का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर अचीव्ड थ्रू इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोसिस्टम अप्रोच विद इन द स्पिरिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहता है कि जो डेवलपमेंट एक्टिविटी होती हैं दे आर इनएविटेबल इन वेटलैंड एरियाज, मतलब डेवलपमेंट एक्टिविटी तो आपको करनी ही पड़ेगी भैया, उसके बिना चारा नहीं है, बट यूज दैट इन सच अ वे कि जो वहां पे पुअर फैमिलीज हैं उनका भी टेक केयर किया जा सके, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का उसका भी टेक केयर किया जा सके, है ना। इस तरह से यूज करो ताकि वहां पे जो फिशरी है या जो फार्मिंग है, जो टूरिज्म है वो लंबे समय तक चल सके, दैट इज द मीनिंग ऑफ वाइज यूज, ठीक है। वाइज यूज कहता है द वाइज यूज गाइडलाइंस एनकरेज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू अडॉप्ट नेशनल वेटलैंड पॉलिसीज विद लेजिस्लेशंस एंड द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स टू डील विद द वेटलैंड। मतलब जो नेशनल पॉलिसीज बना रखी हैं आप उनके अकॉर्डिंग ही काम करिए, जो है फालतू में वेटलैंड्स का यूज मत करिए, उनको एक्सप्लॉइट मत कीजिए, यूज कीजिए, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। सेकंड पार्ट में कहता है कि इंडिया से 2 वेटलैंड साइट आपको बतानी है विद एग्जांपल्स। तो मैंने आपके लिए जो है 2-3 यहाँ पे लिख रखी हैं, आपका जो मन करे कोई भी आप बता सकते हो, ठीक है। लोकटक के बारे में बता सकते हो, चिल्का लेक के बारे में बता सकते हो, हरिका वेटलैंड्स के बारे में बता, जो भी आपका मन करे आपके दिमाग में जो उस टाइम आता है आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ डज बायोडाइवर्सिटी वेरी इन इंडिया। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी किस तरह से वेरी करती है, वेरी मतलब चेंज करती है। एक तरह की तो एक जैसी बायोडाइवर्सिटी तो नहीं है इंडिया में, इंडिया तो भैया बहुत डाइवर्स कंट्री है ना। तो किस तरह से वेरी करती है ये आपको बताना है। हाउ इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 हेल्पफुल इन कंजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये कैसे हेल्प करता है फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने में, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड यह है, पहले तो आपको यह बताना है कि इंडिया में डाइवर्सिटी किस तरह से वेरी करती है। दूसरे पार्ट में कहता है, देखिए दूसरे पार्ट में 2 चीजें हैं। पहली तो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002,
दूसरा है इसका पॉजिटिव आउटकम। हमारा जो ज्यादा फोकस रहने वाला है आंसर में वो रहेगा उसके पॉजिटिव आउटकम के बारे में। तो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 के हम लोग प्रोविजन लिखने नहीं बैठेंगे यहां पे, वो पूछा ही नहीं है उसने क्वेश्चन में, प्रोविजन नहीं पूछा है। एक दो लिखना तो लिख सकते हैं, पूरे प्रोविजन नहीं लिखोगे अदरवाइज तो वर्ड लिमिट खत्म हो जाएगा। हां, उसके पॉजिटिव आउटकम के बारे में लिख सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा फोकस प्रोविजन के ऊपर कीजिए, ज्यादा फोकस उसकी हेल्पफुलनेस के बारे में कीजिए कि हाउ इट इज हेल्पिंग इन कंजर्विंग द फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, चलिए तो कैसे शुरू करोगे? इंट्रोडक्शन में आप बायोडायवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि वो इंडिया की बायोडायवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको पता है, और पता होना चाहिए क्योंकि ये सारे फैक्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो आप इंडिया में बायोडायवर्सिटी का स्टेटस बता सकते हो। इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है दुनिया में 8-10 कुछ मेगा डाइवर्स कंट्री हैं, जिनमें से इंडिया एक है। फिर आप बता सकते हो इंडिया का जो टोटल वर्ल्ड एरिया है दैट इज ओनली 2.4%, बट ओवरऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इंडिया का जो इंडिया का जो पार्टिसिपेट करता है वो है 7-8%। बता सकते हो, ये सिंपल सा फैक्ट आपको पता भी होना चाहिए। इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड डिस्पाइट हैविंग ओनली 2.4% वर्ल्ड एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया। इंडिया होल्ड्स 7-8% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल स्पीसीज। ये आपने उसके आसानी से बता दिया। इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना, सीधी सी इंट्रोडक्शन है। फिर आप बॉडी में क्या लिखोगे? पहले तो आप ये समझिए कि बायोडायवर्सिटी एक्ट जो कंजर्व करता है बायोडायवर्सिटी को, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बायोडायवर्सिटी को थ्रेट है। तो एक छोटे से 2 सेंटेंस में आप ये बताइए कि बायोडायवर्सिटी को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? अब इंडिया तो इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है, तभी तो अलग अलग बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। हिमालय में अलग है, आइलैंड्स में अलग है, कोस्टल एरिया में अलग है, प्लेन्स में अलग है, डेजर्ट्स में अलग है। लेकिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो डाइवर्सिटी को फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं? हल्का सा बताना है, ज्यादा नहीं, एक पैराग्राफ में। जैसे क्लाइमेट, रेनफॉल, क्लोजनेस टू द सी, राइट, सोइल मॉइस्चर, पैटर्न ऑफ रेनफॉल, हाइट ऑफ द लैंड मास। इस तरह की कुछ 4-5 पॉइंट आप एक ही पैराग्राफ के अंदर बता सकते हो। सिंपल सा बताना है, यही बताओगे। इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स which are influencing the biodiversity such as different climates, rainfall patterns, लैंड मास की हाइट। ठीक है, इस तरह के 4-5 पॉइंट आप बता के एक चीज सिंपल सा पैराग्राफ आप यहां पे लिख सकते हो। फिर सेकंड में आप बताओगे कि इंडिया में बायोडायवर्सिटी किस तरह से चेंज होती है। नाउ दिस इज वेरी स्पेसिफिक, दिस इज वेरी स्पेसिफिक। तो आपने जो ज्योग्राफी के अंदर जो बायो जियोग्राफिकल रीजन्स दिए हुए हैं, ये आपका शंकर आईएएस में भी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे अभी डायग्राम का स्कोप है। इंडिया के जो अलग अलग बायो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, आप एक छोटा सा डायग्राम बनाइए और इनको मेंशन कर सकते हो। इंडिया में जो है 8 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स पाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, उसके अकॉर्डिंग ही वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडायवर्सिटी देयर, प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ। तो इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड में पाया जाता है, आपका जो है ट्रांस हिमालय जो रीजन अलग पाया जाता है, हिमालयन जोन में अलग है, सेमी एरिड अलग है, डेक्कन प्लेटू में अलग है। अगर नाम भी मेंशन कर दोगे दैट वुड बी सफिशिएंट। फिर आप उसको 2-4 एग्जांपल दे सकते हो। डेजर्ट एरिया में रहने वाले 1-2 स्पीसीज का एग्जांपल दे सकते हो। नॉर्थ ईस्ट का जो है थोड़ा सा अलग एग्जांपल दे सकते हो। जो है वेस्टर्न घाट्स में कुछ अलग एग्जांपल दे सकते हो। ट्रांस हिमालय में 1-2 एग्जांपल दे सकते हो। तो इससे ये पता चल जाएगा कि भैया इंडिया में डाइवर्सिटी किस तरह से वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन्स। तो यहां का काम खत्म हो जाता है। फिर आप क्या लिखोगे? फिर आप जो है दूसरे वाले पार्ट पे आओगे कि कैसे बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 आपकी उसको बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करता है। तो पहले तो आप उसको 1-2 प्रोविजन लिख दीजिए बायोडायवर्सिटी एक्ट का। ठीक है भैया, ये इसका प्रोविजन है। फिर आप बताओगे वो कैसे हेल्प करता है। ठीक है, कैसे वो
हेल्प करता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपके अलग से कंटेंट बनाया हुआ है, ये ठीक है, अलग अलग से जो बायोजियोग्राफिकल रीजन्स हैं आप इनको इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम आप यहाँ पे बना सकते हो, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, इसकी कुछ प्रोविजंस को लेके सिंपल सा डायग्राम बना सकते हो। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, हमारे पास जो है एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होती है। ये अथॉरिटी क्या करती है, इंडिया में कुछ साइट्स को, जैसे जो हमारा आपका जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वहां पे कुछ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स को डिक्लेयर करता है, जिसके लिए अलग से फंडिंग दी जाती है, प्रोटेक्शन की जाती है। तो ये आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। अगर कोई बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत अगर कोई आदमी इसको वायलेट करता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज की ट्रेडिंग करता है या उसकी कटिंग करता है, इलीगल पोचिंग करता है, तो उसके तहत कौन कौन से पनिशमेंट उसको दी जा सकती है, ये भी आप यहाँ पे डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं, 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसका आप जो है सिंपल सा यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, साइलेंट फीचर तो मैंने आपको अलग से मेंशन किया, ये अलग से नोट्स बनाने के लिए है, कोई इतने ज्यादा प्रोविजन आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप उसको सिंपल सा बता सकते हो कि कैसे ये हमारी हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी उसको करने में। ठीक है, आप यहाँ पे हेरिटेज वाला एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो, स्पेशल फंडिंग वाला एग्जांपल यहाँ पे जो है डेफिनेटली आप दे सकते हो। उसके अलावा जो आपका सीबीडी है ना, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हम लोगों ने कहा किया था, अर्थ समिट में किया था 1992 में, जहां से सीबीडी बना था। तो 1992 में हमारा अर्थ समिट हुआ था, सीबीडी वहां से बनकर शुरू हुआ था। उसके बाद 2002 में इंडिया ने 10 साल के बाद बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया, बिकॉज वी वांटेड टू इंप्लीमेंट द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो वहां पे हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन में जाके किया था। तो इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं कि जो इंडिया का तो जेनेटिक रिसोर्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने कल क्लास में किया भी था आईपीआर के बारे में, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में बात किया था, जेनेटिक रिसोर्सेज, बायोपायरेसी एंड ऑल दैट, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो बायोपायरेसी को रोकने के लिए, इंडिया के जेनेटिक रिसोर्सेज का मिसयूज रोकने के लिए बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस किए गए हैं, तो इससे हमें हेल्प मिलती है कंजर्व करने में। ठीक है, इस तरह की चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके अलावा जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस होती हैं वहां पे जो है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह की चीजें डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हो। कंक्लूजन में आप सीधा सीधा सा लिख सकते हो कि डिस्पाइट हैविंग गुड लॉज एंड प्रोविजंस एंड द गाइडलाइंस टू कंजर्व इंडिया, still there is a lot to do and all stakeholders need to come together for the sustainable development। या फिर आप कुछ यहाँ पे सजेशन भी सजेस्ट कर सकते हो, जैसे एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की आप बात कर सकते हो कि इट शुड बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर्स एंड स्पिरिट, है ना, उसके बारे में बात कर सकते हो। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन होती है उसके बारे में बात कर सकते हो। इंडिया का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के बारे में बात कर सकते हो। थोड़ा सा आप जो है कंक्लूजन में एक दो चीजों को मेंशन करके इनमें से कुछ भी मेंशन कर दीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो भारी भरकम वर्ड का यूज करिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यूज करिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का यूज किए, इन सिटू एक्स सिटू, इस तरह के वर्ड्स का अगर आप यूज करोगे तो थोड़ा सा वजन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर कि हाँ इस बच्चे को काफी ज्यादा चीजें पता है। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो ये आता है, आपके सामने है, कहता है क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, सबको पता है। हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, इंडिया उससे कैसे इंपैक्ट होगा। हाउ हिमालयन एंड द कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट चेंज। 3 सेक्शन हैं इसके। पहला तो सीधा से उसने बोला है, स्टेटमेंट दिया है क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, ओके। दूसरे में बताना है कि इंडिया को कैसे कैसे इंपैक्ट करता है। तीसरा बताना है कि हिमालयन और कोस्टल रीजन को कैसे इंपैक्ट करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले में तो आपने क्या बताना है, उसको इंट्रोडक्शन में सिंपल सा क्लाइमेट चेंज के बारे में मेंशन करो। ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से मेंशन कर सकते हो, या तो सीधा क्लाइमेट चेंज के बारे में बताइए, दिस इज क्लाइमेट चेंज एंड दिस इज द प्रॉब्लम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और या फिर वो ग्लोबल फिनोमिना के बारे में बात कर रहा है तो आप उसको सीधा सा बताइए, क्लाइमेट चेंज हैज बीन अ रियल थ्रेट which can be exemplified by few incidents on the global level such as forest fire in Australia and Amazon forest, flooding in Germany and frequent tropical cyclones in Atlantic and Indian Oceans। इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हो। या फिर डिलेड मॉनसून इन इंडिया इन 2020, तो ये ग्लोबल आपने बता दिया कि यस दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर कंसर्न विच इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर बेल्ट ऑफ अ रीजन, नो, ग्लोबल फिनोमिना है भैया।
आप ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ब्राजील में जाइए, जर्मनी में जाइए, यूके में जाइए, इंडिया में आइए, बांग्लादेश में जाओ, मालदीव में जाओ, हर जगह आपको इसका कुछ ना कुछ असर देखने को मिलेगा। तो आप उसको इतना सा बता सकते हो कि हाउ दिस इज अ ग्लोबल फिनोमेना। इंट्रोडक्शन में आपका पार्ट कवर हो जाएगा। अब आपको बताना है कि इंडिया को कैसे इंपैक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू यूएन, इंडिया इज वन ऑफ द टॉप वल्नरेबल कंट्री व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है भैया, और क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है ना, वो ट्रॉपिकल एरियाज में होने वाला है। क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में सबसे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो सी लेवल का जो इंपैक्ट होगा वो भी यहीं पे होगा, ग्लेशियर मेल्ट का जो वो होगा वो भी यहीं पे होगा ना, वो सारी चीजें होंगी, तो आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। तो अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहता है ओवरऑल इंपैक्ट ऑन इंडिया, दूसरे पार्ट में कहता है हिमालय और कोस्टल स्टेट्स। तो जब पहले पार्ट के अंदर मेंशन करोगे ना, आप उसके अंदर हिमालय और कोस्टल स्टेट को मेंशन मत कीजिए, नॉर्मल कंसीक्वेंसेस बताइए क्लाइमेट चेंज के। दूसरे वाले पार्ट में आप हिमालय और कोस्टल स्टेट के ऊपर फोकस कर सकते हो। तो पहले आप हेडिंग लिखोगे हाउ क्लाइमेट चेंज विल इंपैक्ट इंडिया, इसके अंदर आप जो है कुछ चीजें मेंशन कर सकते हो। आप यहाँ पे मॉनसून पैटर्न के बारे में बात कर सकते हो, हाउ मॉनसून पैटर्न इज चेंजिंग। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात कर सकते हो, हीट वेव के बारे में बात कर सकते हो, वाइल्ड फायर, डेजर्टिफिकेशन, वाटर स्कार्सिटी, डिसीज, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट, इन सारी चीजों के बारे में आप हल्का हल्का बात करके निकल सकते हो। तो 2-3 पॉइंट आपको बताने हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मतलब 2-3 पॉइंट को इलेबरेट कीजिए, 1-2 पॉइंट आप सिंपल सा मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ द इरेटिक पैटर्न ऑफ द मॉनसून, इंडियन एग्रीकल्चर इज नेगेटिवली इंपैक्टेड, दैट may lead to food scarcity in future। आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ द चेंजिंग पैटर्न ऑफ मॉनसून वी आर एक्सपीरियंसिंग मोर फ्लड एंड डिले इन मॉनसून विच लीड्स टू फर्दर प्रॉब्लम्स सच एज फ्लड इन चेन्नई। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लॉन्ग break in the monsoon period, we see that in central India soil moisture is completely decreasing over a period of time, that leads to less agriculture production. More heat wave incidents are now found, even heat waves are experienced in Himalaya, ठीक है, जहां पे पहले नहीं होता था हीट वेव वाला कॉन्सेप्ट, अभी वहां पे भी आने लग गया है। तो इस तरह की कुछ चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो, ओवरऑल इंपैक्ट ऑफ दिस। अब सेकंड वाले पार्ट में मेंशन उसको फोकस करोगे हिमालय के ऊपर और कोस्टल स्टेट्स के ऊपर। मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है ना। हिमालय तो आप सीधा सीधा ग्लेशियर्स के बारे में लिख सकते हो, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो 30 मीटर हर साल 30 मीटर पीछे की तरफ जा रहा है गंगोत्री ग्लेशियर। तो गंगोत्री ग्लेशियर ही नहीं रहेगा तो गंगा कहां से रहेगी, और जब गंगा ही नहीं रहेगी तो नॉर्थ इंडिया प्लेन में ये करोड़ों लोग रहते हैं भैया, उनका क्या होगा भाई, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। हिमालय तो सीधा सीधा सा हमारी सिविलाइजेशन को इंपैक्ट करता है। तो हिमालय के बारे में आप ये बता सकते हो, ठीक है। ऊपर से और क्या बता सकते हो, तो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बता सकते हो, ठीक है, आपका मन करे तो। लद्दाख वाले रीजन में जो है एक्सट्रीम इवेंट्स जो है वो देखने को मिलेंगे आने वाले समय में, ये वाला रीजन आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। मोर लैंडस्लाइड्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, मोर रेनफॉल, erratic rainfall, a cloud burst which further leads to landslide and flooding, जिसका एग्जांपल आप केदारनाथ वाला एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। आप उत्तराखंड वाला इस समय नैनीताल में जो हुआ था वो एग्जांपल दे सकते हो। तो हिमालयन वाले रीजन में जो है आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हो। कोस्टल एरिया के जो है अलग से एग्जांपल रहेंगे, यहाँ पे ज्यादा फोकस आपका सी लेवल राइजिंग पे रहेगा, ठीक है। सी लेवल राइज होगा तो कोस्टल एरिया तो डेफिनेटली भैया डूब ही जाएंगे, ठीक है। देखिए गोवा के बारे में बात कर रहे हैं, गोवा स्टैंड्स टू लूज 4.32% ऑफ द टोटल एरिया ड्यू टू द सी लेवल। ये एक रिपोर्ट का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। उसके अलावा और भी सुंदरबन के बारे में भी इसने कुछ जो है फैक्ट यहाँ पे बता रखे हैं। अगर आपको फैक्ट्स पता है तो फैक्ट्स भी यहाँ पे इजीली बता सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैक्ट्स बताइए, पॉइंट बताइए और आगे बढ़िए। हिमालयन ग्लेशियर के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा मेंशन किए गए हैं, ग्लेशियर मेल्ट के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो हिमालय ग्लेशियर के बारे में आप इस तरह से निकल के चलिए। उसके बाद आप उसको कैसे लिखोगे, कंक्लूजन को एक ब्रॉड टर्म में कंक्लूजन लिखिए, दैट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल फिनोमेना, सो दैट इज व्हाई ऑल वर्ल्ड लीडर्स नीड टू कम टुगेदर and there should be concrete steps to be taken according to Kyoto Protocol, Paris Agreement and the Glasgow। इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो, है ना। More needs to be done
to address the problem of climate change so that humanity as a whole and biodiversity can be conserved in a sustainable manner। इस तरह से आप कंक्लूजन में भारी भरकम वर्ड यूज करके एंड उसको कर सकते हो एज अ ओवरऑल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन floods due to high intensity rainfall is increasing over the years. Discuss the reason for the urban flood. Highlight the mechanism for preparedness to reduce the risk of the during the such events। देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको कब करवाया था, ये आपको मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट वाले टॉपिक में कल करवा दिया था। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले में जाके इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो कि भैया रिसेंट वाले समय में अर्बन फ्लडिंग के इंसिडेंट ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं। ठीक है, जैसे आपका कश्मीर हो गया या चेन्नई हो गया, बहुत रेगुलर फ्लड यहाँ पे आने लग गया है, पहले इतना रेगुलर नहीं आता था। उसका कारण आपको बताना है। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है, सबसे बड़ी बात है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉल्स एंड द रोड्स, वो यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो गई। उसके अलावा जो वहाँ पे सीवरेज जो सिस्टम है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन है ना, सीवरेज ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सीवरेज जो सिस्टम पूरा बनाया गया था वो इतना सोच के नहीं बनाया था कि वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो उसको अपडेट हम लोग नहीं कर रहे हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक होता है जिसकी वजह से सीवरेज ब्लॉक हो जाता है ना। मैन पावर भी हमारे पास नहीं है, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है उनके पास मैन पावर भी नहीं होती उनको साफ साफ करने का मॉनसून से पहले। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग। उसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज वाला सीधा सीधा सा बोल सकते हो कि मॉनसून जो है वो इरेटिक हो गया है बहुत ज्यादा, स्पेशली जो रिटर्निंग मॉनसून है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है कोस्टल एरियाज में, स्पेशली चेन्नई आंध्रा वाले एरिया में, दैट इज बिकमिंग लाइक मोर एंड मोर इंटेंस। उसकी वजह से वहां पे वो सारी चीजें होती हैं, तो वो थोड़ा सा रीजन आप यहाँ पे बता सकते हो। और सॉल्यूशन भी जो है कल वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं लिखा है। ये आप जो है डिजास्टर मैनेजमेंट वाली क्लास से इजिली कर सकते हो। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट तो आपको मिल ही गया, तो वहां पे आप जाके इसको देख सकते हो। खैर, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, रिहैबिलिटेशन ऑफ द ह्यूमन सेटलमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल इंपैक्ट विच ऑलवेज अट्रैक्ट्स कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी की बात कर रहा है। व्हाइल प्लानिंग द मेजर प्रोजेक्ट्स डिस्कस द मेजर सजेस्ट फॉर द मिटिगेशन फॉर दिस इंपैक्ट व्हाइल प्रपोजिंग मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्वेश्चन ये आसान नहीं है, आई वुड से दिस इज मॉडरेट क्वेश्चन, मॉडरेट से लेके इजी टफ तक का क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी ये समझ में आएगा। कहता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेट का मतलब क्या होता है? रिहैबिलिटेट का मतलब ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब होता है कि लोगों को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे जाके उनको सेटल करना है, उनको बसाना है। अब सोच, एक जगह से क्यों निकाल रहे हैं उनको? अब जहां पे वो लोग हजारों साल से रह रहे हैं, उनके गांव वहां पे हैं, उनके खेत वहां पे हैं, उनका कल्चर वहां पे है, उसको आप वहां से निकाल के दूसरी जगह पे क्यों लेके जा रहे हो? बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ज्यादातर इसमें डैम का ही रोल रहता है, दूसरे प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वी have to rehabilitate people from one place to another place so that they can have their lives at the new place। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। कारण हम लोगों ने बता दिया कि जो आपकी जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस होती है उसकी वजह से कारण होता है। अब ये कहता है कि जो रिहैबिलिटेशन हम लोग करते हैं वो उसमें कंट्रोवर्सी रहती है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उसके बारे में बात कर रहा है, वो आपको बतानी है, फिर आपको जो है सॉल्यूशन बताने हैं। तो ये 3 भागों में इसको डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? आप उसको रिहैबिलिटेशन डिफाइन करके एक एग्जांपल के साथ बता सकते हो दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ रिहैबिलिटेशन। और एग्जांपल में क्या लिखोगे? जैसे नर्मदा का एग्जांपल आपने लिख दिया, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर लैक्स ऑफ पीपल, ट्राइबल पीपल फ्रॉम दैट एरिया आर डिस्प्लेस्ड which who are not properly rehabilitated, they lost their livelihood as a result of that। तो कंट्रोवर्सी भी आपने वहां पे बता दी विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, इतना सही बता दो कि दैट प्रॉब्लम ऑफ लाइक बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि आफ्टर, वैसे तो ये प्रॉब्लम पहले भी थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस because of the excessive developmental work in the tribal areas such as construction of dams and the power plants, hydropower plants, lakhs of people are displaced and their rehabilitation is not done in a sustainable manner that led to many problems। है ना, इस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन इजीली यहां पे लिख सकते हो।
आसान सा इंट्रोडक्शन, 2-3 तरीके इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, जो मर्जी से लिखिए चलेगा। फिर आपने बताना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई। ये क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे ये ब्रीफली बताना है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ब्रीफ बताना है कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों होती है, ठीक है। एक तो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कहीं पे साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक हो गया, उसकी वजह से लोग डिस्प्लेस होते हैं, वो तो चलेगा। हम लोग यहाँ पे मैन मेड डिजास्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, या फिर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया जैसे जापान के अंदर। अब ये क्वेश्चन में उसने कहीं इंडिया तो नहीं लिखा, हालांकि ज्यादा फोकस हमारा इंडिया के ऊपर ही रहेगा, लेकिन एक दो एग्जांपल हम इंटरनेशनल भी दे ही सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना। थोड़ा सा आपका स्पेक्ट्रम बढ़ेगा आंसर का। तो जापान के अंदर जैसे फुकुशिमा जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, वहां से लोगों ने डिस्प्लेस किया, है ना। उसके अलावा जो है वाल्डेज ऑयल स्पिल हुआ रशिया के अंदर, वहां से लोगों ने किया। तो इसकी वजह से वहां पे लोग जो है डिस्प्लेस हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इरिगेशन कनाल्स एटसेट्रा, एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स सच एज पावर प्लांट्स, ऑयल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एक्टिविटीज, पाइपलाइन, लोग इसकी वजह से भी डिस्प्लेस होते हैं, राइट। प्रोजेक्ट रिलेटेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जैसे भैया कहीं पे नेशनल पार्क बना दिया। अब जब कहीं पे नेशनल पार्क बनाया जाता है या टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, उसका जो कोर एरिया होता है, उस कोर एरिया से जो गांव होते हैं वहां पे, उनको वहां से हटा के कहीं और पे जाके बसा दिया जाता है, उसकी वजह से भी डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमेशा डेवलपमेंटल एक्टिविटी की वजह से ही नहीं होता। अब यहां पे एक रीजन ये भी है कि उन लोगों के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिसकी वजह से उनकी सुनवाई नहीं होती, तो सरकार उनको जबरदस्ती पुलिस का यूज करके वहां से बेचारों को भगा देती है। अब प्रॉब्लम यह भी होती है कि जब आपने उनको भगा तो दिया, लेकिन उनको कंपनसेशन नहीं मिलता है। इंडिया में जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जिसको अभी रिसेंटली हम लोगों ने उसको अमेंड भी किया था, उसके तहत लोगों को कैश कंपनसेशन दिया जाता है। अब समस्या यहां पे बहुत बड़ी है, ये जो ट्राइबल लोग होते हैं ना, बहुत लोगों के पास अपने लैंड रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो लैंड रिकॉर्ड ना होने के बाद, और बहुत लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास जो है अपना पैन कार्ड नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, जिसकी वजह से उनको पेमेंट नहीं मिल पाती है। तो ये जो कंपनसेशन है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, और यहाँ पे करप्शन भी बहुत बड़े वाला होता है। बीच में जो ऑफिशियल्स होते हैं वही बहुत पैसा खा जाते हैं, उनको बेचारों को कुछ मिलता है नहीं। दूसरी बात, उनको अगर मिलता भी है तो उस पैसे का करेंगे क्या वो लोग। वो बिजनेसमैन तो है नहीं कि उसको बिजनेस खोल लेंगे और बिजनेस चल जाएगा। अरे भैया, उसको इतना दिमाग होता तो बेचारे पहले एग्रीकल्चर क्यों करते, अंबानी ना बन जाते। तो पैसे वाली समस्या के दे डू नॉट नो, अब उसका मिसयूज होता है। दूसरी बात, उस पैसे से वो कहीं और अगर लैंड परचेज करते हैं तो बहुत महंगी होती है, खरीदने की वाली पोजीशन में ही नहीं है। दूसरी बात, जब आप उनको एक बार डिस्प्लेस कर देते हो उनके एरिया से, तो नए एरिया में तो उनको पहचान नहीं है, तो वहां पे जाके वो अलग से एक्सप्लॉइट होते हैं, उनको उनकी लाइफ को थ्रेट होता है। या फिर बेचारे वो अर्बन एरियाज में आते हैं भाग के वहां से। अब अर्बन एरियाज के जो आपको पता ही है वहां पे तो फिर क्या होता है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये पूरी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से है कि बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट। अब प्रॉब्लम्स तो आपको पता चल गई कि ये डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, इसके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आपको सॉल्यूशंस बताने हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो फोकस है आपका वो सॉल्यूशन के ऊपर रहेगा, प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है आपने कम फोकस रखना है। तो अगर आपको जो है 30-40 वर्ड्स में ये बताना है, उसके अलावा 60-70 वर्ड्स में आप यहाँ पे इजीली मेंशन इसको कर सकते हो, 60-70-80 वर्ड्स तक भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको मेजर्स बताने हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम पता है तो मेजर्स बताइए, ठीक है। तो 2013 में जो हमारा लैंड एक्विजिशन रिसेटलमेंट एक्ट हुआ, भैया इसको आप प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए। बहुत बड़ी बात यह है, आप जो है वहां पे प्रॉपर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कीजिए किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने से पहले। जैसे एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है, उसी तरह से आप सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी कीजिए कि इस प्रोजेक्ट से वहां की सोसाइटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। आप इसको भी करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप लोगों को वहां पे एम्पावर कीजिए, वहां पे जो ग्राम सभाएं हैं, जो लोग रहते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने दीजिए, है ना। वहां के जो बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनको पार्टिसिपेट करने दीजिए। वहां पे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज आप कर रहे हो, उस डेवलपमेंट एक्टिविटीज के अंदर उनको एक्टिव पार्टनर बनाइए, ठीक है। उनको स्टेक होल्डर बनाइए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। आप अकेले अकेले मजा क्यों लूट रहे हो, है ना। तो ये दो है कुछ चीजें आप यहां पे डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। टेक्नोलॉजी का यूज आप यहां पे बेटर तरीके से कर सकते हो फॉर द ट्रांसपेरेंसी, है ना। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी तो वो ज्यादा मिलेगा।
सरकार को चाहिए कि उनके लिए किसी दूसरी जगह पे लैंड जो खरीदी गई है उसको भी प्रॉपर तरीके से असेसमेंट कीजिए कि वो एग्रीकल्चर के लायक है भी है कि नहीं है, ठीक है। तो जो है कुछ चीज़ों को आप डेफिनेटली यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो फॉर द मेजरमेंट पर्पस। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो, जैसे नर्मदा वाला एग्जांपल आपने दिया। आप जो है यहाँ पे क्या नाम है उसका, कृष्णा सागर जब डैम बनाया गया था उसका एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो, है ना। उसके अलावा हीराकुंड डैम जब बना था, हीराकुंड डैम में भी लगभग 250 गांव के लोग जो है, लगभग 20-25 हजार के लगभग लोग पूरी तरह से डिस्प्लेस हो गए थे। तो उस तरह का 1-2 एग्जाम्पल लिख के आप अपने कंक्लूजन में उसको एंट्री कर सकते हो। आप इतना ही लिख सकते हो अपने कंक्लूजन में, दैट ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू कम टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल फ्रॉम these एरियाज सो दैट दे कैन हैव अ dignified life and they do not need to suffer just like people from the हीराकुंड डैम एंड द सरदार सरोवर डैम। इस तरह की कुछ एग्जांपल लिख के आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो इतना ही आज हम लोग करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स को देखा है, लेकिन कुछ चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। वो चीजें ये हैं कि एक तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे जो आपके एनवायरमेंट के अंदर हैं, क्वेश्चंस जो है सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घुमा फिरा के ना इस तरह के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज द डिमांड। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यू विल, बाय द टाइम यू जस्ट फिनिश द स्टेटमेंट, यू विल गेट टू नो कि आपको क्या लिखना है। प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब यह है कि जितने भी क्वेश्चन के जो पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कीजिए, है ना। अगर उसके 2 पार्ट हैं, दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करिए। हेडिंग का यूज सॉरी, हेडिंग्स का यूज करो, सब हेडिंग्स का यूज करो। जहां पे डायग्राम बन सकता है वहां पे डायग्राम जरूर इंक्लूड करो। जहां पे फ्लो चार्ट बना सकते हो, डेफिनेटली आपको फ्लो चार्ट बनाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स का यूज करो ताकि आपकी जो स्टेटमेंट है वो सब्सटेंशिएट हो सके, ठीक है। कुछ चीजों का आप अपने आंसर में यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से 8-10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। कल हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था, साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था, उससे पहले ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आपका सिलेबस जो है वो आपके सामने है, अपने सिलेबस को देखिए। सिलेबस के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जो आपके बेसिक सोर्सेज होते हैं, आपके जो एनसीईआरटी है, आपके जो क्लास नोट्स हैं, आपके जो सेल्फ मेड नोट्स हैं, न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर की मैगजीन है, इन चीजों को प्रॉपर तरीके से कवर करिए और डिस्कस करो यार, ठीक है। 1-2 लोगों का, 3 लोगों का ग्रुप बना, मैक्सिमम 3 लोगों का, 3 से ज्यादा नहीं होता है। तो 2-3 लोगों का ग्रुप बनाइए जो एक जैसी प्रेपरेशन करते हैं, एक ही लेवल पे होते हैं। आप आपस में डिस्कस करिए चीजों को, ठीक है। लिखने की कोशिश करिए। शुरू में ऐसा नहीं है कि परफेक्ट आंसर लिखा जाएगा, धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ आप बढ़ोगे, लेकिन इसको गिव अप नहीं करना है। तो क्योंकि गिव अप लिखोगे अल्टीमेटली आपको मेंस में आंसर लिखना ही है, तो आज लिखना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ वहाँ पे ईजी हो जाएगी। सो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आप अपने उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो डेफिनेटली, और लगातार इसको करते रहोगे तो धीरे धीरे चीज़ें ईजी होने लगेंगी। शुरू में तो सब चीज़ें टफ लगती हैं भैया। आज आप आंख बंद करके साइकिल चला सकते हो, लेकिन याद करो जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया तो कितना टफ हुआ करता था आपके लिए। तो ये भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, साइकिल चलाने जैसा ही है। अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्टेज में हो। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट टू होल्ड ऑफ इट एंड यू विल डेफिनेटली स्टार्ट एंजॉइंग इट। क्योंकि अगर एंजॉय करके नहीं करोगे डेफिनेटली इट कुड बी अ बर्डन फॉर यू देन। तो कुछ सीखने को मिल रहा है एक नया ट्रैक है ये आपकी लाइफ का, आपका एक ड्रीम है। सो टू अचीव दैट ड्रीम, ठीक है, वट एवर इट डिमांड्स यू नीड टू डू। और ये डिमांड क्या करता है? पढ़ाई, हार्ड वर्क डिमांड करता है। तो आपके जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो सोशल मीडिया, यारी दोस्ती, अभी उसको थोड़ा 1-2 साल के लिए बैकफुट पे रखिए। धीरे धीरे जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, तो वो सारी चीज़ें अपने आप वापस आ जाएंगी। तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये सेशन आपको अगर ठीक ठाक लगते हो तो अपने दोस्तों को भी बताओ कि इस तरह का कोई प्रेप आईएएस का चैनल है, बहुत बढ़िया। हम आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट लेके आते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट होता है हमारा, एकदम ज़बरदस्त एनालिसिस करके आपको मिलता है। आपको इसका पीडीएफ फॉर्मेट में भी हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं कंटेंट। तो खूब सारा कंटेंट आपको मिलता है, बढ़िया। और आई होप आपको ठीक ठाक सेशन लगा होगा। सो दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।